हेलो दोस्तों, इस कहानी का नेम है प्रेम की भूख। अब तक हमने देखा था, अब आगे देखते हैं क्या होता है। जब 151 बेचैन इश्क और पार्टी। अग्नि की बात सुनकर इश्की की आंखें बड़ी हो गई थी। अभी अभी अग्नि ने उसे अपनी बीवी कहा था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, तो मुझसे ये फालतू का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको जानती तक भी नहीं, तो आपके साथ मेरी शादी कैसे हो सकती है? आप अब जाइए यहाँ से। अग्नि ने उसके कंधों से पकड़ा और बोला, मुझे पता है तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन एंग्री बर्ड, ये सच है, तुम मेरी बीवी हो। तुम मेरा इश्क हो। हम दोनों की शादी हुई थी और हम दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा इश्क करते हैं। डोंट वरी, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं। अग्नि बोल ही रहा था कि इश्की ने उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया और तुरंत बेड से उठ गई। वो चिल्लाते हुए बोली, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपकी बीवी नहीं हूं। आप मेरे कुछ भी नहीं लगते। कोई रिश्ता नहीं हमारे बीच। आपको समझ नहीं आती क्या? उद्धरण चिन्ह। अग्नि अपनी जगह से उठा और उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं एंग्री बर्ड। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्की ने साइड टेबल पर रखा हुआ वास उठाया और जोर से जमीन पर फेंक कर चिल्लाए और बोली, चुपचाप यहां से चले जाइए, वरना। बोलते हुए वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। अग्नि ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल इश्की ने साइड टेबल पर रखा हुआ लैंप भी उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। अब उसके हाथ में एक कांच का गिलास था। उसने उस कांच के गिलास को साइड टेबल पर तोड़ा और उसका टुकड़ा लेकर अपनी कलाई पर रख लिया। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, आप यहां से जा रहे हैं या नहीं? अभी इसी वक्त यहां से चले जाए, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। एक बार मैंने कहा ना आपसे कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो मतलब कोई रिश्ता नहीं है। चले जाइए यहां से, वरना। बोलते हुए उसने वो कांच का टुकड़ा अपनी कलाई पर रख दिया था। अग्नि की आंखें हैरत में फैल चुकी थी। वो कांपती हुई आवाज में बोला, ये तुम क्या कर रही हो एंग्री बर्ड? तुम अपनी जान लेने का सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें पता है, एक बार पहले भी तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। कितनी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था, सिर्फ इस उम्मीद में कि तुम मेरे पास वापस आओगी, लेकिन अब तक छोटे उमम मुझे छोड़कर। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्की ने वो कांच का टुकड़ा अपनी कलाई पर चला दिया। अगले ही पल उसकी कलाई से खून बहने लगा और उसकी कलाई बुरी तरह से कांपने लगी। बेहोश होकर इश्की नीचे जमीन पर गिर गई। अग्नि ने तुरंत उसे संभाला और उसे लेकर नीचे जमीन पर बैठ गया। उसने इश्की के चेहरे को थपथपाया, लेकिन इश्की की आंखें बंद हो चुकी थी। तभी इश्की की कलाई भी उसके हाथों से लुढ़क कर नीचे गिर गई। अग्नि जोर से चिल्लाया, इश्क। चिल्लाते ही वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो चुका था। इस वक्त वो अपने ही फ्लैट में था और सोफे पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई थी। उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा और हौंफते हुए सांस लेने लगा। अब तक वो सपना देख रहा था, लेकिन ये सपना उसके लिए मौत से भी बदतर था। उसके सीने में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, जैसे बस उसकी जान निकलने ही वाली हो। बेचैनी बड़ी ही उसे हद से ज्यादा हो रही थी। उसने तुरंत टेबल पर रखा हुआ सिगरेट बॉक्स उठाया और एक नहीं, बल्कि 2-3 सिगरेट एक साथ निकाली और दोनों तीनों को जलाकर एक साथ पीने लगा। वो बुरी तरह से कांप रहा था और उसका हाथ भी 2-4 लंबे लंबे कश भरने के बाद उसने धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा और अपना सिर ना में हिलाते हुए बोल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं मेरी इश्क को कुछ भी नहीं होने दे सकता। बहुत मुश्किल से वो मेरी जिंदगी में दोबारा आए है। मुझे उम्मीद थी तुम मेरे पास वापस आओगी, लेकिन अब एक बार फिर से मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मेरा इश्क भले ही तुम्हें याद नहीं, लेकिन कम से कम तुम मेरे पास हो। मेरे सामने हो, मेरे लिए ही तना ही काफी है। तुम मेरे पास हो तो मेरी सांसें चल रही है। तुम्हें सब याद दिलाकर मैं एक बार फिर से मर नहीं सकता। बोलकर उसने एक बार फिर से अपने कांपते हुए हाथों को अपने होठों के करीब कर लिया था और सिगरेट के कश भरने लगा था। वहीं दूसरी तरफ बिस्तर पर करवट लेती हुई इश्की बेचैनी से पागल हो रही थी। उसकी सांसें भी बेहद गहरी गहरी चल रही थी। रात को वो सो गई थी, लेकिन अब कुछ देर सोने के बाद ही अचानक उसकी आंख खुल गई और अब वो दोबारा बिल्कुल नहीं सो पा रही थी। वो आंखें बंद करती तो अग्नि का चेहरा सामने घूमने लगता और उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और साइड टेबल पर रखा हुआ फोन उठाकर देखने लगी, जिस पर अग्नि का कोई कॉल मैसेज नहीं था। उसने फोन वापस टेबल पर रखा और बालकनी में आ गई। बालकनी में वो आसमान की तरफ देख रही थी और मन ही मन अपने
अग्नि के बारे में बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी बालकनी में खड़ा अग्नि एकटक इश्की को देख रहा था। लेकिन इश्की को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके साथ वाली बालकनी में ही अग्नि है। उस बालकनी में पूरी तरह से अंधेरा था, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भले ही वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन अग्नि समझ सकता था कि उसकी इश्क उसके लिए बेचैन है, इसलिए वो सो नहीं पा रही। वो बिल्कुल बालकनी के किनारे पर आकर खड़ा हो गया, जिससे इश्की उसकी करीबी महसूस कर सके, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ देर इश्की यूं ही बालकनी में खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आ गई। अब वो बेड पर लेटी तो आंखें बंद करने के कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई थी। उसे जो बेचैनी हो रही थी वो बिल्कुल दूर हो चुकी थी। उसके सो जाने के कुछ देर बाद अग्नि अपनी बालकनी से कूदकर इश्की की बालकनी में आया और फिर इश्की के बेड के पास आकर उसके चेहरे को देखने लगा। वो घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठा और बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। काफी देर जागते रहने के बाद इश्की अब गहरी नींद में सोई हुई थी। अग्नि ने बड़ी ही प्यार से उसका माथा चूमा और बोला, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता एंग्री बर्ड, लेकिन अगर तुम्हारे लिए मुझे तुमसे दूर रहना भी पड़ तो मैं रह लूंगा। अब मैं तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा जब तक तुम खुद मुझे नहीं बुलाती, और मैं जानता हूं मेरी एंग्री बर्ड मुझसे दूर नहीं रह सकती। बोलकर उसने इश्की के हाथ को भी चूमा और फिर कुछ देर बाद वहां से चला गया। सुबह का वक्त, इश्की की आंखें खुली और आंखें खुलती ही वो अपने बगल में देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे अग्नि उसके साथ ही सोया हो। लेकिन फिर अचानक उसने अपना सिर झटका और बोली, ये सब मैं क्या सोच रही हूं? मुझे इन सब बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। मैंने उन्हें अपने पास आने के लिए मना कर दिया है। तो वो मेरे पास नहीं आएंगे, और मैं चाहती भी नहीं कि वो मेरे पास आए। मुझे ये सब चीजें अपनी जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहिए। बोलकर वो अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए बेड से उठी और शॉवर लेकर रूम से बाहर आई। प्रणय बाहर हाल में ही मौजूद था। सर्वेंट आ चुकी थी और इश्की और प्रणय के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया तो प्रणय हल्का सा मुस्कुराकर इश्की की तरफ देखते हुए बोला, आज तो तुम्हारी तबीयत काफी ठीक लग रही है। इश्की भी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, यस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रणय फिर से मुस्कुराया और बोला, थैंक गॉड तुम ठीक हो गई हो, वरना मैं तो सोच रहा था कि ना जाने तुम्हें क्या हो गया जो तुम इतना अजीब बिहेव कर रही हो। वेल अब जब तुम ठीक हो तो सब ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। बर्थडे का जिक्र सुनकर इश्की का चेहरा एक बार फिर से उतर गया। वो धीमे से बोली, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको पता है ना, मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। तो इस बार भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रणय उसका जवाब सुनकर हंस दिया। कुछ देर बाद प्रणय वहां से अपने ऑफिस चला गया। इश्की वापस अपने कमरे में आए और कमरे में आते ही उसने अपना फोन चेक किया। लेकिन इस बार भी ना ही अग्नि का कोई मैसेज था और ना ही कॉल। हमेशा जब वो फोन की तरफ देखती थी तो उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन होते थे, जैसे उसे उम्मीद होगी अग्नि से वो फोन करेगा। लेकिन फोन ना आया देखकर उसका चेहरा हल्का सा मायूस हो जाता। लेकिन फिर उसने मुंह बनाकर फोन वापस टेबल पर रखा और बोली, अच्छी बात है मुझे फोन नहीं किया, वरना मुझे फोन स्विच ऑफ करना पड़ता। बोलकर वो शायद खुद को ही दिलासा दे रही थी। राठौर इंडस्ट्रीज। प्रणय मीटिंग हॉल में आया। अंदर आते हुए वो बड़बड़ा रहा था कि आज भी अग्नि सिंह राठौर लेट आएगा और मेरा टाइम वेस्ट होगा। काश मैं इसे बता पाता कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। अभी बोलते हुए वो दरवाजा खोलकर अंदर ही आया था कि अग्नि उसे देखकर हंसा और बोला, आपने सोच भी कैसे लिया मिस्टर राजपूत कि आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर अग्नि सिंह राठौर चाहे तो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। उसे आज मीटिंग हॉल में टाइम से पहले देखकर प्रणय की आंखें बड़ी हो गई। वहीं अग्नि के दिमाग में कुछ चल रहा था। प्रणय उसके सामने आकर बैठा, कहते हैं देर से ही सही, कई लोगों को अकला ही जाती है। थैंक गॉड तुम्हें भी आ गई। अग्नि अपनी जगह से उठा और बोला, मेरे दिमाग पर मत जाएगा मिस्टर प्रणय राजपूत। आपका दिमाग पहले ही खाली है और मैं नहीं चाहता मेरे बारे में सोच सोचकर आप पागल हो जाए। वेल आपसे बातें करने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। जैसा कि अब आप जानते हैं हमारी डील फाइनल हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि हमें एक से लिबरेशन करना चाहिए। प्रणय ने हैरानी से उसे देखा। ये डील इतनी भी खास नहीं थी कि अब अग्नि उसके लिए सेलिब्रेशन करे। हालांकि ये डील 150 करोड़ की थी और इसमें फायदा भी करोड़ों का होने वाला था। लेकिन अग्नि के लिए तो ये नॉर्मल डील थी, ऐसा इसमें कुछ भी खास नहीं था जिसे वो सेलिब्रेट करे, और उसने सुना था
कि अग्नि काफी अजीब इंसान है, जो लोगों से मिलता भी बहुत कम है, तो पार्टी का जिक्र सुनकर ही उसे हैरानी हो रही थी। लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही अग्नि बोला, 2 दिन बाद मैं इस डील की खुशी में एक पार्टी रख रहा हूँ। प्रणय हैरानी से बोला, जब आपने पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लिया है मिस्टर अग्नि सिंह राठौर, तो अब आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अग्नि हंसा और बोला, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है मिस्टर राजपूत, कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। वेल, इस पार्टी में आने ना आने का डिसीजन आपका है। पर अगर आप आएंगे तो फायदा आपका ही है। वरना मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं। कब क्या कर जाऊं कुछ पता नहीं चलता। बोलकर उसके चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल थी। अब वो तुरंत मीटिंग हॉल से चला गया और प्रणय बस उसे जाते देखता रह गया। उसे अग्नि के ऑफिस में ही काम करना था तो वो ऑफिस में ही रुका, लेकिन अग्नि अब ऑफिस से जा चुका था। पूरा दिन बीत चुका था और अपार्टमेंट में इश्की कम से कम 100 बार अपना फोन चेक कर चुकी थी और कभी बालकनी में आती तो कभी हल्की सी भी बाहर से आवाज आने पर फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखती। लेकिन बाहर उसे 1-2 बार सफाई वाला नजर आया। उसके अलावा और कोई भी नहीं। सुबह से लेकर अब शाम तक उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भरने लगा था। दिन के वक्त तो वो खुद को ही समझाए जा रही थी कि अच्छी बात है, अब अग्नि ने उसे परेशान नहीं किया। लेकिन अब उसे कुछ कुछ होने लगा था। लेकिन उसे बेसब्री से इंतजार था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। तभी डोर बेल बजी। इश्की तुरंत दरवाजे की तरफ भाग कर गई और दरवाजा खोला, ये सोचकर कि शायद अग्नि होगा, लेकिन सामने प्रणय को देखकर उसका चेहरा उतर गया। प्रणय मुस्कुराते हुए अंदर आया। इश्की भी फीका सा हंसी। प्रणय और उसके बीच नॉर्मल बातचीत हुई और उसके बाद दोनों खाना खाने लगे। इश्की अब जल्दी से जल्दी अपने रूम में जाना चाहती थी। खाना खाने के बाद वो अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि प्रणय उसे रोकते हुए बोला, 2 दिन बाद हमें एक पार्टी में जाना है, लाओ। पार्टी का सुनकर इश्की प्रणय की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मेरा किसी पार्टी में जाने का मन नहीं है। प्लीज आप ही चले जाइएगा। ओ लकर वो अपने रूम में चली गई तो प्रणय एक बार फिर से सोच में पड़ गया कि कल से इश्की थोड़ा सही बिहेव कर रही थी, लेकिन अब अचानक से एक बार फिर से उसे क्या हो गया। पर फिर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए वो भी अपने रूम में चला गया, ये सोचकर कि वो अब कल ही इश्की से इस बारे में बात करेगा। इश्की अपने कमरे में आए और एक बार फिर से अपने फोन की तरफ देखने लगी। लेकिन अब भी कोई फोन या मैसेज ना देखकर वो झल्लाते हुए बोली, ऐसा कोई करता है क्या? माना मैंने कहा था कि मुझसे दूर चले जाए, लेकिन आपने तो कहा था कि मेरे कहने के बाद भी आप मुझसे दूर नहीं जाएंगे। तो अब आप कैसे मुझसे दूर चले गए? कल तो स्वीट कॉर्न खाया तो तुरंत दवाई लेकर मेरे पास आ गए। लेकिन अब आपको नहीं पता चल रहा कि मैं आपको मिस कर रही हूँ। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वही अग्नि उसकी बातें साफ सुन रहा था। इश्की को अग्नि पर अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद से अग्नि को फोन नहीं किया। बस गुस्से से मुंह बनाते हुए बेड पर लेटी और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। लेकिन एक बार फिर से अब आधी रात को उसे बेचैनी होने लगी थी। पर आज उसकी बेचैनी को महसूस कर भी अग्नि उसके पास नहीं गया। वो जानता था कि अगर वो इश्की के पास जाएगा तो भले ही कुछ देर के लिए उसे ठीक कर दे, लेकिन अगर उसे अपनी इश्क को वापस एक बार फिर से बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे वो पहले थी, तो उसके लिए उसे इश्क को कुछ देर के लिए खुद से दूर रखना होगा। 2 दिन बाद इश्क सोकर उठी और उठते ही उसके दिमाग पर अग्नि के ख्याल हावी हो गए। पिछले 2 दिनों से उसे अग्नि की बहुत याद आ रही थी, लेकिन एक भी बार उसने अग्नि को कॉल नहीं किया था और ना ही अग्नि का कॉल सके पास आया था। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी को खुद से दूर जाने के लिए कहा ही क्यों, लेकिन फिर यह सोचकर उसे अग्नि पर भी गुस्सा आ रहा था कि अगर उसने कहा तो कहा, अग्नि सच में उसे दूर चला गया। पर अब उसने सोच लिया था कि वह अग्नि के बारे में सोचेगी ही नहीं। अगर उसे इश्क से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इश्क को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रणय ऑफिस जा रहा था, लेकिन ऑफिस जाने से पहले वो इश्की के कमरे में आया। इश्की अपना क्लोजेट ठीक कर रही थी। प्रणय उसे देखते हुए बोला, मैं जानता हूं लव कि कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन प्लीज अगर हो सके तो आज मेरे साथ पार्टी में चलना। तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी तुम ना जाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इश्की ने पहले प्रणय को मना कर दिया था, लेकिन आज प्रणय की बात सुनकर वो प्रणय के सामने आए और मुस्कुरा कर बोली, कल मैंने आपको मना कर दिया था क्योंकि कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन आज मैं आपके साथ पार्टी में चलूंगी। डोंट वरी, मैं शाम को रेडी रहूंगी। प्रणय मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद इश्की खुद से ही बोली, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी वजह से उदास रहूंगी? नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं और आपसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते हो उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह का गुस्सा नजर आ रहा था। यूं ही पूरा दिन बीत गया। भले ही इश्की जता नहीं रही थी, लेकिन आज भी उसे अग्नि के फोन का बेसब्री से इंतजार था। उसने कई बार फोन अपने हाथ में लिया, लेकिन हर बार वो गनी का नंबर अपने फोन पर डायल कर बिना फोन मिलाए ही फोन वापस रख देती थी। शाम के तकरीबन 7 बजे उसने आकर अपने क्लोजेट को खोला, लेकिन उसका चेहरा उतर गया जब उसे महसूस हुआ कि पार्टी में जाने लायक कपड़े तो उसके पास है ही नहीं। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि डोर बेल बजी। दरवाजे पर कौन होगा, ये सोचकर ही उसके तन बदन में एक खलबली सी मच गई थी। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। पर तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर रखे हुए एक पैकेट पर गई। उसने पैकेट को उठाया और हैरानी से देखने लगी। वो उस पैकेट को लेकर अंदर आए और उसे खोलकर देखा तो उसमें एक येलो कलर की साड़ी थी। उस येलो कलर की साड़ी को देखकर उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये साड़ी कहीं देखी हो। वो सोचने की कोशिश करने लगी तो उससे याद आया कि वो कुछ दिन पहले जब प्रणय के साथ मॉल में गई थी तो वहां उसने ये साड़ी देखी थी। लेकिन उस दिन उसने कुछ भी खरीद नहीं था और ना ही प्रणय ने। और फिर उसे लगा शायद प्रणय ने ये साड़ी खरीदी होगी, क्योंकि आज उसे पार्टी में भी जाना है और कल उसका बर्थडे है, तो शायद ये साड़ी प्रणय ने इश्क को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दी होगी। इसीलिए वो उस साड़ी को लेकर अंदर अपने रूम में गई और कुछ ही देर में वो मिरर के सामने बैठी थी। वो मिरर में खुद को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद फिलहाल वो अकेली ही खुद को इस आईने में देख रही है। लेकिन फोन पर अग्नि अपनी हसरत भरी नजरों से उसे देख रहा था। आईने में वो उसे साफ नजर आ रही थी। उसे देखते हुए अग्नि शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, एक तरफ तुम मुझे खुद से दूर रहने के लिए बोलती हो और मैं भी तुमसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ एंग्री बर्ड, लेकिन अब तुम ही बताओ, तुम्हें यूं देखकर मैं खुद को रोकूं तो रोकूं कैसे। बोलते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। आगे जारी है। सो जिस चीज का इंतजार था अब वो जल्द होने वाली है। जब 152 इश्क की शिकायत। पुणे, राजपूत हाउस। अनिकेत जी किसी से फोन पर बात करते हुए बोले, जैसे तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसने सब कुछ इस तरह से किया है जिस तरह से तुमने मुझे बताया था। सामने से आवाज आई, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और उसके काम करने के तरीके को भी, इसलिए तुमसे वो सब करने को कहा था। अनिकेत जी हंसे और बोले, बेशक से वो कुछ भी करे, लेकिन तुम जानते हो ना कि मुझे क्या चाहिए। मुझे किसकी फिक्र है। अगर इश्की को कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सामने से आवाज आई, डोंट वरी। जहां तक मैंने उन दोनों को समझा है तो दोनों एक दूसरे की कमजोरी भी है और एक दूसरे की ताकत भी। वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। अनिकेत जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, उम्मीद है जैसा तुमने सोचा है वैसा ही हो, लेकिन अगर इश्की को तकलीफ हुई तो फिर मैं तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुन पाऊंगा। इश्की मेरे लिए मेरी बेटी की तरह नहीं, मेरी बेटी ही है। सामने से आवाज आई, तुम फिक्र मत करो, आज इश्क भी पार्टी में आएगी। उम्मीद है सब कुछ हमारी सोच के मुताबिक हो। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन। सूर्या फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी सांझ कमरे में आई। उसे किसी से फोन पर बात करते देख सांझ ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसे इश्क शब्द सुनाई दिया उसका पूरा ध्यान सूर्या और जो वो बात कर रहा था उस पर आ गया। वो सूर्या के सामने आकर खड़ी हो गई। सूर्या ने उसे देखकर फोन डिस्कनेक्ट किया। सांझ उसकी तरफ देखते हुए बोली, आज कोई पार्टी है क्या? हाँ, पार्टी तो है, अभी कुछ देर पहले ही आप पार्टी की बात कर रहे थे और अब एक बार फिर से फोन पर पार्टी की बात। और इश्क भी पार्टी में आएगी मतलब? बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। उसका सवाल सुनकर सूर्या ने गहरी सांस ली और बोला, अग्नि ने अपनी किसी बिजनेस डील के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मैं बस उसी पार्टी की बात कर रहा था। सांझ थोड़े गुस्से में बोली, मैंने पार्टी के बारे में नहीं पूछा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे सवाल का मतलब क्या है। सूर्या ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और बोला, हाँ तुमने सही सुना, उस पार्टी में इश्क भी आ रही है। सांझ तुरंत बोली, लेकिन अभी इश्क की याददाश्त वापस नहीं आई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर वो अग्नि के साथ किसी पार्टी में होगी तो उसे अपनी अतीत की बातें याद आएंगी, और अगर उसे कुछ हो गया तो आप जानते हैं ना, मैं भी उससे मिलने के लिए कितनी बेताब हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए उसके सामने नहीं जा रही हूं ताकि वो मुझे देखकर पैनिक ना हो जाए। सूर्य उसे समझाते हुए बोला, लेकिन उसकी याददाश्त लाने के लिए कभी ना कभी तो उसके सामने जाना ही पड़ेगा ना।
ऐसे तो वो पूरी जिंदगी अपने अतीत के बिना ही गुजारेगी। सांझ गुस्से से बोली, मैं भी चाहती हूँ कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन उसे तकलीफ देकर मैं उसकी याददाश्त वापस नहीं लाना चाहती। आप प्लीज अग्नि को बोलिए कि वो इस तरह की कोई पार्टी ना रखे। सूर्य तुरंत बोला, तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात मानेगा? मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसने मेरा फोन तक रिसीव नहीं किया। अगर उसके पास जाऊंगा तो हम दोनों के बीच क्या होगा तुम अच्छी तरह से जानती हो, और मैं नहीं चाहता कि वो इश्क को लेकर अब और ज्यादा पैनिक हो। पहले ही उसे संभालना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि इश्क की वजह से वो हमसे और दूर चला जाए। मुझे लगता है कि इश्क की अब अग्नि को वापस हमारे पास ला सकती है। सांझ उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, मैंने भी यही सोचा था, इसीलिए अग्नि की शादी इश्क से करवाई थी, लेकिन अग्नि को अपने पास लाने की बजाय मैंने तो इश्क को ही हमसे दूर कर दिया। अब माँ, छोटे मुझे उसकी जिंदगी के साथ कोई और रिस्क नहीं चाहिए। आप बस अग्नि को समझाइए। मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगा या नहीं, लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि सूर्या उसकी बात बीच में काट कर बोला, सॉरी शुगर कैंडी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अग्नि को नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं मेरे रोकने से वो रुकेगा ही नहीं, तो मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। उसकी बात सुनकर सांझ एक पल के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगर आप अग्नि को नहीं रोक सकते तो होने दीजिए ये पार्टी, लेकिन अब इस पार्टी में मैं भी जाऊंगी। सूर्या ने उसे हैरानी से देखा और बोला, तुम कैसे जा सकती हो? तुम जानती हो ना अग्नि तुम्हें देखकर कैसे रिएक्ट करता है। अगर गुस्से में उसने इश्की के सामने ही कुछ। उसकी बात बीच में ही काटकर सांझ बोली, अगर उसे मुझ पर गुस्सा करना है तो बेशक से करे, लेकिन मैं इश्क को अब अकेला नहीं छोड़ूंगी, और उसके साथ जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। इसलिए अब उसे और तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल खुद रखूंगी। अपार्टमेंट में इश्की रेडी हो चुकी थी। अब बस उसे प्रणय का इंतजार था। वो रेडी होकर हाल में इधर उधर घूम रही थी और उसके दिमाग में अभी भी अग्नि ही घूम रहा था। उसका फोन उसके हाथ में था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ तो उसने तुरंत अपने फोन की तरफ देखा, लेकिन प्रणय का फोन देखकर उसका चेहरा हल्का सा मायूस हो गया। पर फिर भी उसने फोन रिसीव किया। सामने से प्रणय की आवाज आई, मैं नीचे पार्किंग एरिया में पहुंच चुका हूं, लाओ तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। प्रणय की बात सुनकर इश्की फ्लैट से बाहर निकली और नीचे आकर गाड़ी में बैठ गई। प्रणय उसे देखते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लाओ। उसकी तारीफ पर इश्की हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन अब एक बार फिर से उसके दिमाग में अग्नि घूमने लगा था। वो कुछ सोचते हुए बोली, अगर वो मुझे इस साड़ी में देखते तो क्या मेरी तारीफ करते, लेकिन फिर अगले ही पल उसने मुंह बनाया और बोली, मैं उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे उनके बारे में कुछ नहीं सोचना। जब उन्हें मुझसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो पिछले 2-3 दिनों में वो कम से कम एक बार तो मुझे फोन या मैसेज करते। पर नहीं, उन्होंने नहीं किया, तो अब मैं भी उनके बारे में नहीं सोचूंगी। बोलकर उसने अपना ही फोन स्विच ऑफ कर दिया। एक इन जैसे तुरंत उसे दिल में एक झंझनाहट सी हुई, जिसके बाद उसने फोन वापस ऑन किया और वाइब्रेशन हटाकर रिंगटोन पर कर दिया, ताकि गलती से भी कोई फोन या मैसेज उससे मिस ना हो जाए। कुछ ही देर बाद प्रणय ने गाड़ी एक फार्म हाउस से बाहर रोकी। इश्की गाड़ी से बाहर निकली और उस फार्म हाउस की तरफ देखने लगी। उस फार्म हाउस की तरफ देखते हुए उसका चेहरा एकदम से सुन्न हो गया। वो बड़े ही गौर से उस फार्म हाउस को देख रही थी, जैसे उसने इस फार्म हाउस को पहले भी देखा हो। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। प्रणय उसके पास आया और उसके एक्सप्रेशन देखते हुए बोला, क्या हुआ, लाओ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इश्की ने अपना सर हल्का सा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ तबीयत ठीक है, पर पता नहीं क्यों अचानक से सिर दर्द होने लगा। प्रणय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इश्की उसे रोकते हुए बोली, नहीं मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रणय ने अपना सिर हाँ में हिलाया। इश्की का मेडिसिन लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था। प्रणय इश्की को लेकर अंदर की तरफ आया, जहां गार्डन में काफी गेस्ट मौजूद थे। उसकी नजरें अग्नि को ढूंढ रही थी। प्रणय इश्की को लेकर पार्टी में आया था, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अग्नि से इश्की को बिल्कुल दूर रखेगा। हालांकि उस दिन जो माल में हुआ, उसके बाद वो इश्की को वहां लाना नहीं चाहता था, लेकिन वो इश्की के बिना भी इस पार्टी में नहीं आना चाहता था, क्योंकि पार्टी में उसे देर रात हो जाती और इश्की को रात में अकेला छोड़ने का रिस्क वो नहीं ले सकता था। इश्की को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो प्रणय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। प्रणय ने अपने आसपास देखा।
उसे अंदर का रास्ता ही दिख रहा था, तो वो इश्की की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, हम अंदर चलते हैं। इश्की उसे रोकते हुए बोली, आप यहीं पर रुको, मैं अकेले चली जाऊंगी। प्रणय हैरानी से बोला, आर यू श्योर? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इश्की ने अपना सरना में हिलाया और फार्म हाउस के अंदर की तरफ चली गई। जैसे जैसे वो फार्म हाउस के अंदर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे सकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसके सामने कुछ धुंधली धुंधली तस्वीर चल रही थी। तभी उसकी नजर उसके बाएं तरफ गई, जहां पर एक शेल्टर सा बना हुआ था। कांच का वो एरिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। अंदर सोफे लगे हुए थे, व्हाइट कलर के पर्दे हवा में इधर उधर झूल रहे थे। शायद बाहर गार्डन में चाय कॉफी पीने के लिए वो जगह बनाई गई थी। उस जगह को देखते हुए उसे कपकपी सी महसूस होने लगी। तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? अचानक से एक आवाज आई, तो इश्की ने अपना चेहरा घुमाकर उस तरफ देखा जहां से उसे ये आवाज आई थी। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, जो दिखने में काफी खूबसूरत थी और काफी यंग भी लग रही थी। उसे देखते हुए इश्की के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी। वो औरत उसके पास आए और बोली, क्या हुआ? तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? इश्की अटक अटक कर बोली, हाँ, हाँ, वो मैं अंदर वॉशरूम जाने वाली थी, लेकिन आप कौन? वो औरत मुस्कुराए और बोली, मैं हूँ सांच सूर्या सिंह राठौर। राठौर सुनकर एक बार फिर से इश्की को अग्नि की याद आने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मुझे अंदर वॉशरूम जाना है, बस मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी। सांझ ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, डोंट वरी, मैं तुम्हें वॉशरूम ले चलती हूँ, आओ। बोलते हुए उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, तो इश्की उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन आप है कौन? क्या ये पार्टी आपकी तरफ से ही है? उद्धरण चिन्ह। सांझ हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हाँ, बस यही समझ लो, आओ मैं तुम्हें अंदर ले चलूं। बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो इश्की ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सांझ को उसने पहले भी कहीं देखा हो, पर कहाँ उसे ये याद नहीं आ रहा था। उसके साथ उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जैसे पहली बार उसे कोई ऐसा मिला हो, जो उसका अपना हो, जिसके साथ उसका कोई रिश्ता हो। वो सांझ के साथ साथ अंदर की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर आते ही एक बार फिर से उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। अंदर आते ही उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर सांझ को भी उसकी चिंता होने लगी। वो उसे दूसरे रूम में लेकर जाने लगी, ताकि अग्नि वाले रूम में जाकर उसे और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक सर्वेंट ने उसका रास्ता रोका और बोली, वो रूम सर ने बंद करवाया हुआ है, आप प्लीज दूसरे रूम में ले जाए। दूसरा रूम मतलब अग्नि और इश्क का कमरा। सांझ अब ना इश्की को रोक सकती थी और ना ही उसकी उसे उस कमरे में लेकर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एक सर्वेंट और आए और सांझ की तरफ देखते हुए बोली, आपको बाहर सूर्या सर बुला रहे हैं। सूर्या का नाम सुनकर सांझ को हैरानी हुई, क्योंकि सूर्या तो उसके साथ पार्टी में आया ही नहीं था, लेकिन फिर शायद वो आ गया हो। ये सोचकर उसने इश्की की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, तुम उस रूम में चली जाओ, मैं अभी आती हूँ। इश्की ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने और अग्नि के रूम की तरफ जाने लगी। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। सांझ वहां से बाहर की तरफ आ गई। जैसे ही इश्की ने अपने और अग्नि के कमरे में अपना पैर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी और ही दुनिया में पैर रख दिया हो, जहां पर वो एकदम खुश हो गई हो। अभी उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो गया। कमरे में एकदम अंधेरा हो गया, लेकिन तभी लाइट ऑन हुई और उसे वो कमरा पूरा अच्छे से दिखाई देने लगा। उसकी सांसें हद से ज्यादा गहरी हो गई और कमरे में ऐसी चलने के बावजूद भी उसे बेहद गर्मी महसूस होने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और पसीने से उसका चेहरा तरबतर हो चुका था। उसने सामने वॉशरूम की तरफ देखा। तेज कदमों के साथ वो वॉशरूम के अंदर आए और इतनी ही जल्दी वॉशरूम से बाहर भी आए। कमरे से बाहर जाने से पहले एक बार फिर से उसकी नजरें उस पूरे कमरे में घूम रही थी। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि इस कमरे में वो अकेली है या फिर उसके साथ कोई है। वो बस डरी सहमी उस पूरे कमरे में नजरें घुमा रही थी। तभी उसकी नजर सामने बेड पर गई। बेड की तरफ देखते हुए उसकी धड़कन और भी ज्यादा तेज हो गई। एक बार फिर से अब वो उस पूरे कमरे को देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पर पहले भी आई हुई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ की हर एक चीज मैंने पहले भी देखी है, इस कमरे में मैं पहले भी रह चुकी हूँ। आह, मेरा सिर इतना ज्यादा क्यों दर्द हो रहा है। बोलते हुए उसने एक बार फिर से अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। अचानक से ही उसे आवाज आई, क्योंकि तुमने आज अपनी मेडिसिन नहीं ली एंग्री बर्ड, इसलिए तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है।
ये आवाज सुनते ही इश्की के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। उसने पलटकर पीछे बालकनी की तरफ देखा तो अपने सामने अग्नि को देखकर जैसे उसके सांसें हलक में अटक गई हो। अग्नि धीमे धीमे उसके पास आया और बोला, आज तुमने अपनी दवाइयां नहीं ली एंग्री बर्ड, इसलिए तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है। चलो पहले दवाई लो। अग्नि को अपने सामने देखकर पहले इश्की हैरान हो गई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, जैसे वो अपने इन आंसुओं के जरिए अग्नि से शिकायत कर रही हो कि उसे उसके कितने याद आ रही थी। आगे जारी है। जब 153 शॉक्ड इश्क। इश्की अपनी शिकायती भरी नजरों से अग्नि को देख रही थी। अग्नि बिल्कुल उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रो क्यों रही हो? जैसे ही उसने कहा, इश्की की आंखों में तैर रही नमी आंसू बनकर उसके कानों पर लुढ़क गई, लेकिन फिर भी इश्की गुस्से से बोली, आपको क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं क्यों रो रही हूं? आपको क्या मतलब मेरे आंसुओं से, और आप क्यों फिक्र कर रहे हैं कि मैंने दवाई ली या नहीं ली? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बोलकर इश्की वहां से जाने लगी, लेकिन अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाया और वापस अपने सामने करते हुए उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया। अग्नि के दोनों हाथ इश्की की कमर पर थे। इश्की गुस्से और नाराजगी से उसे देख रही थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, तुम जानती हो एंग्री बर्ड की तुम्हारी मेरे सामने एक भी नहीं चलेगी। तुम्हें अपनी दवाई लेनी ही होगी। अपनी दवाई लो और यहाँ से चली जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन बिना दवाई लिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर इश्की एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। उसे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं था, पर अग्नि उसे यहाँ रोकने की बजाय कह रहा था कि वो दवाई लेकर यहाँ से जा सकती है। अग्नि ने उसकी कमर से अपने हाथ हटाए और सामने टेबल पर रखा हुआ एक छोटा सा पैकेट और पानी का गिलास लेकर वापस इश्की के पास आया। उसने इश्की की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और फिर उस पैकेट से दवाइयां निकालकर इश्की को दी, तो इश्की ने उन दवाइयों की तरफ ऐसे देखा जैसे चेक कर रही हो कि वो सच में दवाइयां है या फिर कहीं कुछ और तो नहीं। अग्नि उसे देखते हुए हंसा और बोला, ये सिर्फ दवाइयां ही है एंग्री बर्ड, तुम्हें मुझ पर शक है? इश्की मुंह बनाते हुए बोली, देखा है मैंने बहुत बार मूवीज में लोग कैसे लड़कियों को नशे की गोलियां देकर उनका इस्तेमाल करते हैं। उसकी बात सुनकर अग्नि हैरान था कि वो उसे किस कैटेगरी में जोड़ रही है, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि कम से कम उसकी एंग्री बर्ड का इतना दिमाग तो चलने लगा है कि वो ऐसे किसी पार्टी में कोई चीज ले तो सोच समझ कर ले। वो अब इश्की की तरफ हंसते हुए देखने लगा, तो उसे हंसते हुए देखकर इश्की ने और भी ज्यादा मुंह बनाया। वो उसे जानबूझकर ऐसी बातें बोल रही थी जिससे उसे गुस्सा आए, लेकिन अग्नि तो गुस्सा करने की बजाय हंस रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोली, अब मैं जाऊं बाहर? अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन जैसे ही इश्की ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, अग्नि ने तुरंत उसे पीछे की तरफ खींचकर वापस अपने करीब किया और उसके चेहरे को अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। इश्की के रोंगटे खड़े होने लगे। अग्नि के सीने पर उसके हाथ खुद में खुद जा चुके थे। अग्नि उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, एंग्री बर्ड, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होता ना, मुझे तुम्हें ड्रग्स देने की जरूरत नहीं है। तुम यूं ही मेरी बाहों में इतना ज्यादा मदहोश हो जाती हो कि तुम्हें मेरे अलावा किसी और नशे की जरूरत नहीं है। चाहूं तो वो सब कर सकता हूं जो तुम्हारे साथ करने का हक है मेरा, लेकिन इस बार अग्नि सिंह राठौड़ को तड़पने में भी मजा आ रहा है। उसकी बात सुनकर इश्की एक पल के लिए उसकी तरफ देखती ही रह गई। अग्नि ने उसकी कमर से अपना हाथ उठाया और बोला, अब जाओ। उसका अब जाओ सुनकर इश्की को ऐसा लग रहा था ना जाने वो अग्नि से कितना ही दूर जा रही हो, पर चिढ़ते हुए ही सही वो उसे रूम से बाहर आ गई और बाहर गार्डन एरिया में आई। इस वक्त पार्किंग एरिया से गार्डन एरिया की तरफ आती हुई लीजा की नजर उस पर गई। इश्की को देखकर लीजा के चेहरे पर नफरत भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसे कुछ दिन पहले की बात याद आई, जब उसने इश्की को पहली बार देखा था। वो भी तब जब इश्क अपने अपार्टमेंट से निकलकर रोड क्रॉस कर सामने वाली ग्रोसरी स्टोर पर गई थी और आते टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि लीजा ने ही किया था, लेकिन उस वक्त अग्नि ने उससे बचा लिया, जिससे अब लीजा को ये बात भी कंफर्म थी कि अग्नि जानता है इश्क जिंदा है, और अब एक बार फिर से उसे फार्म हाउस में देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पिछले 1 साल से उसने अग्नि पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की। अपने डैड को बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया ताकि वो उसकी शादी अग्नि से करवा दे, लेकिन अग्नि ने साफ मना कर दिया था कि वो लीजा से शादी तो दूर अब वो लीजा को देखना तक नहीं चाहता, लेकिन विलियम के साथ बिजनेस रिलेशन की वजह से लीजा उसके आस मंडराती रहती थी। इश्की को देखते हुए लीजा उसके पास आई। इश्की प्रणय को ढूंढ रही थी।
तभी जब लीजा उसके सामने आकर खड़ी हुई तो वो हैरानी से लीजा को देखने लगी। लीजा इश्की को देखते हुए बोली, तो आखिर तुम वापस आ ही गई। कितनी ढीठ हो ना तुम। लोग हल्के से बीमार हो जाते हैं तो मर जाते हैं और यहाँ पर तुम तो खाए से। अभी वो बोल ही रही थी कि इश्की हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप है कौन और आप ये सब क्या बोल रही हैं? उसके बात सुनकर लीजा अब हैरानी से इश्की को देख रही थी। उसे लगा शायद इश्की के गुस्से की वजह से इश्की अग्नि से अलग रह रही है, लेकिन अब उसे इश्की पर शक हो रहा था। इश्की एक बार फिर से बोली, आप बताएंगी आप है कौन और आप ये मुझसे क्या बातें कर रही थी? कौन कौन खाए में? बोलते बोलते वो चुप हो गई थी, लेकिन उसके सवालिया एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो ये बात जानना चाहती है। लीजा डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोली, मुझे लगता है मैंने आपको गलत पहचान लिया। आप वो नहीं हो जिससे मैं बात करने आई थी। एम सॉरी, बोलकर वो वहां से चली गई, लेकिन उसकी नजरें अभी भी इश्की पर थी और उन नजरों में बेहद चमक थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ बहुत ज्यादा इविल चल रहा हो और इश्की को कुछ याद ना हो ना उसके लिए छोटी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो। वही अग्नि बाहर आया और बाहर आते ही उसकी नजर एक बार फिर से इश्की पर गई, जो अभी प्रणय को ढूंढ ही रही थी। वो एक बार फिर से उसके पास आया। इश्की उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब यहाँ क्यों आए सबके सामने? अगर किसी ने आपको देख लिया तो आप जाए यहाँ से। बोलते हुए वो अग्नि के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे यहाँ से जाने के लिए बोल रही थी और उसकी नजरें डर से इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो देख रही हो कि कहीं प्रणय तो उनके आसपास नहीं आ रहा। वहीं अग्नि इश्की के बिल्कुल करीब हुआ और बोला, अगर मैं इस पार्टी से चला जाऊंगा एंग्री बर्ड, तो इस पार्टी का मतलब ही क्या रह जाएगा? अगर मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो जिस अग्नि सिंह राठौर से लोग मिलने आए हैं वो मिलेंगे किससे? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इश्की की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, ये पार्टी आप दे रहे हैं? अग्नि हल्का सा मुस्कुराया। इश्की तुरंत से बोली, जब आप इतने अमीर और इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो चोरी चकारी जैसे काम क्यों करते हो? किडनैपिंग और लोगों को मारना और डराना, ये सब काम क्यों करते हो? अग्नि उसके बिल्कुल करीब हो गया और एक बार फिर से उसने इश्की की कमर पर अपना हाथ रखा और उसकी गर्दन पर हल्का सा झुककर बोला, मैं किडनैपर या फिर कोई चोर नहीं हूं। इश्की लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, तो क्या है आप? अग्नि गहरी आवाज में बोला, वैसे लोग मुझे फायर के नाम से जानते हैं। अंडरवर्ल्ड माफिया फायर, लेकिन अपनी एंग्री बर्ड के लिए मैं उसका मिस्टर फायर हूं। मिस्टर फायर सुनकर इश्की का दिल जोरों धक धक करने लगा। उसके कानों में बार बार मिस्टर फायर गूंजने लगा। तभी वहां पर एक आवाज सुनाई दी, हेलो फायर, हाउ आर यू? वो आवाज सुनकर अग्नि के चेहरे पर मिक्सड एक्सप्रेशन आ गए। वहीं इश्की भी तुरंत अग्नि से अलग हो गई। उसने अपने सामने देखा तो एक बार फिर से लीजा को अपने सामने देखकर वो हैरान थी। लीजा अग्नि के बिल्कुल पास आए और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद तुमसे मिल रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया जाए। बोलते हुए उसकी आवाज काफी सेडेक्टिव हो चुकी थी। अग्नि ने अपना चेहरा घुमाकर इश्की की तरफ देखा। उसका लाल चेहरा देखकर अग्नि के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, क्योंकि इश्की की आंखें और उसका वो बिगड़ा हुआ मुंह ही बता रहा था कि उसे लीजा को अग्नि के साथ देखकर जलन तो हो रही है। वहीं इश्क को अग्नि के साथ लीजा को देखकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वो रेस्टलेस फुल करने लगी थी। उसने लीजा का हाथ अपने हाथ से हटाया और बोला, सॉरी मिस लीजा, आपको पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं कि मुझे इस तरह से हाथ मत लगाया कीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई फालतू इंसान मेरे आसपास भी आए और यहाँ तो आप मुझे छूने की कोशिश करती हैं, जिसका हक आपको नहीं है। लीजा गुस्से से बोली, अच्छा तो ये किसका हक है फायर? अग्नि ने इश्की की तरफ देखा और बड़ी ही गहरी आवाज में बोल, मेरी एंग्री बर्ड का। इश्की के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। लीजा अच्छी तरह से जानती थी कि अग्नि इश्क को एंग्री बर्ड बोलता है। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वही उसको ऐसा लग रहा था जैसे नजरों नजरों में अग्नि उसकी जान ले लेगा। वो तुरंत एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अब अग्नि ने गुस्से से जलती हुई नजरों से लीजा को देखा तो लीजा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए वहां से अंदर की तरफ लेकर जाने लगा। इश्की ने पलटकर वापस अग्नि को देखा, लेकिन जब उसने अग्नि को लीजा को हाथ पकड़कर अंदर की तरफ लेकर जाते हुए देखा, एक बार फिर से उसका दिल रो से धक धक करने लगा। उसे अपने सामने कुछ धुंधली धुंधली तस्वीर दिखाई देने लगी, जैसे उसने पहले भी ऐसा ही कुछ देखा हो। उसको बहुत बुरा महसूस होने लगा। वो अग्नि को गलत समझ रही थी।
उसे लग रहा था कि शायद लीजा ने जो बात कही कि वो अग्नि के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है, उसके लिए अग्नि उसे अंदर लेकर जा रहा है। उसे एक बार फिर से बुरा लगने लगा। उसके कदम खुद ब खुद अग्नि की तरफ बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ अग्नि लीजा को लेकर अंदर आया और एक झटके में उसे छोड़ा तो लीजा के कदम हल्के से लड़खड़ा गए। लीजा चेहरे पर सेडिक्टिव स्माइल लिए उसके करीब हुई और बोली, मुझे नहीं पता था कि इश्क के सामने ऐसे मना करने के बाद तुम इतनी बेसब्री से मुझे यहाँ पर लेकर आओगे। वाह फायर, तुम्हारा ये एटीट्यूड और अंदाज तो मुझे तुम्हारा और भी ज्यादा दीवाना बनाता है। आई जस्ट लव यू। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसकी गर्दन को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया और जोर से दबाते हुए उसे पीछे दीवार से लगा दिया। कुछ ही दूरी पर खड़ी इश्की की आंखें बड़ी हो गई। वह डरते हुए अंदर आ रही थी कि कहीं अग्नि और लीजा को उस तरह से देखकर उसका दिल न टूट जाए, लेकिन अब तो जो उसके सामने हो रहा था उसे देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ही रिएक्ट करे। अग्नि लीजा की गर्दन दबाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं तुमने उसे दिन इश्क के साथ क्या करने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर लीजा तो हैरान हुई ही हुई, साथ में इश्की के भी होश उड़े हुए थे। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ बोला, अपनी कार से उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी ना तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? डोंट योर डेयर टू थिंक दैट। इश्क के आसपास भी कोई आता है ना तो उससे पहले उसके मिस्टर फायर को पता चलता है। तुम उसकी जान लेने के इरादे से उसका एक्सीडेंट कर होगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें। ना ही मुझे तुम में और ना ही इस दुनिया की किसी भी लड़की में इंटरेस्ट है। ये अग्नि सिंह राठौर सिर्फ और सिर्फ अपनी इश्क से इश्क करता है। बे इंतहा इश्क, और एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें अपनी जान बचाने का। आइंदा अगर तुमने मेरी इश्क को हल्की सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि फायर जब किसी को मौत की सजा देता है ना, तो वो मौत कितनी दर्दनाक हो सकती है। बोलते हुए उसने लीजा का गला और भी ज्यादा जोर से दबाया। लीजा के हाथ पैर बिल्कुल नीले हो चुके थे और वो अग्नि से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंख बिल्कुल बाहर निकलने को हो गई थी, लेकिन अग्नि तो जैसे बिल्कुल बेरहम हो चुका था। इश्की भी अपनी जगह पर खड़ी सुन्न हो चुकी थी। अग्नि को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और अग्नि के मुंह से वो सारी बातें सुनकर तो उसका पूरा दिमाग ही घूम चुका था। उसे समझ आ गया था कि ये किससे एक्सीडेंट की बात हो रही है और अग्नि उसे इश्की बुलाता था, तो उसके दिमाग में शक की कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई थी। आगे जारी है। जब 154 ट्रूथ आउट। इश्की अपनी जगह पर खड़ी खड़ी सुन्न रह गई थी। अग्नि लीजा को गर्दन से पकड़े हुए खड़ा था। उसे देखते हुए ही इश्क के रोंगटे खड़े हो रहे थे। जिस तरह से अग्नि लीजा को देख रहा था और उसके गर्दन को कसकर दबा रहा था, उसे देखते हुए इश्की को इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वो कांपने लगी थी। ऊपर से अग्नि और लीजा के बीच जो बातें चल रही थी, उन बातों ने तो उसके होश उड़ा दिए थे। उसे हर एक बात अच्छे से समझ आ रही थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो इश्क है, लेकिन इतना तो वो समझती थी कि इश्क अग्नि उसे ही बुलाता है। मतलब इस वक्त अग्नि और लीजा में जिसके बारे में ये सब बातें चल रही थी, वो और कोई नहीं, वो खुद है। और ये जानकर कि लीजा ने उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश की, उसे वो दिन याद आने लगा था जब अग्नि ने उसे बचाया। अगर अग्नि उसे नहीं बचाता तो वो जिंदा भी नहीं होती, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि लीजा उसकी जान लेना क्यों चाहती है। अग्नि ने एक झटके से लीजा को छोड़ा तो लीजा लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हो गई। लंबी लंबी सांसें लेते हुए वो खुद को संभाल रही थी। उसने अग्नि की तरफ देखा और बोली, तुम उस लड़की के लिए पागल हो रहे हो जिस लड़की को तुम याद नहीं हो। वो तुम्हें कब का भूल गई, लेकिन लगता है तुम अभी भी उसके इश्क में डूबे हुए हो। पर एक बात बता दूं तुम्हें कि कोई फायदा नहीं है अब इस इश्क मोहब्बत प्यार का, क्योंकि उसे तुम कभी याद नहीं आओगे और मुझे नहीं लगत कि तुम्हें भी उसके लिए खुद को अकेला रखना चाहिए। तुम तो कभी ऐसे थे ही नहीं कि इन सब चक्कर में पड़ो, तो क्यों उस इश्क के लिए खुद को बदल रहे हो? तुम तो कहते थे ना कि तुम कभी खुद को नहीं बदलने दोगे, ना खुद और ना ही किसी और को। तो क्यों किसी और की वजह से तुम अपनी लाइफ खराब कर रहे हो? अपनी लाइफ वैसे क्यों नहीं जीते जैसे पहले जीते थे? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें और तुम्हारी नीड्स दोनों का पूरा ख्याल रखूंगी। हर तरह से तुम्हें सेटिस्फाई करूंगी। उसकी बातें सुनते हुए इश्की का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ रहा था। उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसे लीजा की बातें बहुत बुरी लग रही थी। अग्नि गुस्से से चिल्लाया, अपनी औकात मत भूलो। लीजा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जब उस इश्क ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है तब
हो तुम अब तक उसके लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और तुमने कहा था कि तुम उससे डिवोर्स लेने के बाद मुझसे शादी करोगे, तो अब तक तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? तुम जानते हो ना मेरे डैड की वजह से तुम्हें बिजनेस में कितनी हेल्प हुई थी। रशिया में उन्होंने तुम्हारी कितनी हेल्प की। अगर मेरे डैड नहीं होते तो तुम रशिया के माफिया किंग कभी नहीं बन पाते, लेकिन उन सब एहसानों के बदले तुम इस तरह से मुझे टॉर्चर कर रहे हो। अग्नि हल्का सा हंसा और बोला, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड की वजह से मैं माफिया बना? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। अगर चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हारे डैड को भी और तुम्हें भी खत्म कर सकता हूं, इसलिए मेरे सामने ये बकवास कभी मत करना। अब चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं यहीं पर तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूं और मेरी ये पार्टी खराब हो। यहां से चली जाओ, वरना तुम आज का दिन कभी भूलना बड़ी ही पाओगी। अग्नि की बात सुनकर लीजा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, मुझे तो तुम यहाँ से भगा दोगे, लेकिन इतना बताओ कि अगर उस इश्क को सब कुछ याद आ भी गया तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी? मुझे तो नहीं लगता। शायद तुम भूल रहे हो कि उसने तुम्हारी वजह से सुसाइड की थी, तुम्हारी वजह से उसने उसे खाई से छलांग लगाई। उद्धरण चिन्ह। अग्नि ने उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और अपनी आग उगलती हुई नजरों से उसे देखते हुए बोला, अभी तुमने जो मुझसे कहा है ना, बहुत अफसोस होगा तुम्हें ये बात कहने पर। तुम्हें बोलने दिया इसलिए शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूं तुम्हारी औकात क्या है। तुम सिर्फ मेर बड़ी ही फिजिकल नीड्स पूरी कर रही थी, किसकी तरह, जस्ट लाइक अ स्लट। उसकी बात सुनकर लीजा की आंखें बड़ी हो गई। अग्नि ने एक झटके से छोड़ा। लीजा अपनी आंखों में नमी लिए तुरंत वहीं से चली गई, लेकिन जाते जाते इश्की के दिमाग में बहुत कुछ छोड़ गई। अग्नि और लीजा का क्या रिलेशन है, ये सुनकर इश्क को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे उसकी सांसें छीन लो। हालांकि उसने कभी नहीं कहा कि वो अग्नि से प्यार करती है या फिर उसे अग्नि अच्छा लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो अग्नि से पूरी तरह अटैच हो चुकी थी और इसलिए उसे अग्नि का उससे दूर रहना भी इफेक्ट कर रहा था। और अब इतना सब कुछ जानकर तो उसके पैरों तले जमीन खिस कर चुकी थी। अब इश्की बस उसकी कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों में बेहिसाब नमी थी। अग्नि उसे देखता उससे पहले वो भी वहां से निकल गई। लीजा उस पार्टी से वापस जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर इश्की पर गई, जो अपने होश खोए हुए बाहर की तरफ जा रही थी। लीजा उसके सामने आए और उसे गुस्से से घूरने लगी। अपने सामने लीजा को देखकर इश्की डर गई। लीजा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम्हारी वजह से एक बार पहले मैंने फायर को खो दिया था और अब एक बार फिर तुम्हारी वजह से फायर मुझसे दूर जा रहा है। मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ए को मुझसे छीन लोगी? बिल्कुल भी नहीं। लीजा अपनी चीज किसी को नहीं देती और तुमसे तो अब मैं सिर्फ फायर को नहीं बल्कि और बहुत कुछ छीनूंगी। बोलकर लीजा अब तुरंत वहां से चली गई। इश्की बस उसे जाते देखती रह गई। लीजा के जाने के बाद अग्नि बाहर आया और उसकी नजर इश्की को ढूंढने लगी, लेकिन उसे इश्की कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसने जल्दी से अपना फोन अपनी पॉकेट से बाहर निकाला तो देखा उसका फोन स्विच ऑफ था। गुस्से से उसने अपना फोन वापस पॉकेट में डाल लिया। वहीं इश्की अब बाहर रोड की तरफ आ चुकी थी। उसके दिमाग में अग्नि और लीजा की बातें चल रही थी। वो अपने होश खोए हुए सड़क पर चले जा रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है और कहाँ नहीं। बस वो अग्नि और लीजा की बातों के बारे में सोच रही थी। वही जब अग्नि ने इश्की को उसे पूरी पार्टी में ढूंढ लिया और फिर भी उसे इश्की कहीं नजर नहीं आई, तो अब उसे डर लगने लगा। पारस ने आकर उसे बताया कि एक गार्ड ने कहा है कि उसने इश्की को बाहर की तरफ जाते देखा और वो रो रही थी। ये सुनकर गुस्से से अग्नि ने पारस के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और बोला, उस गार्ड की हिम्मत कैसे हुई मेरी इश्क को यहां से बाहर जाने देने की? बोलते हुए अब उसने पारस को गिरेबान से पकड़ लिया और गुस्से से कांपते हुए आगे बोला, अगर इश्क को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलकर एक झटके उसने पारस को छोड़ा और बाहर की तरफ भाग। वहीं दूसरी तरफ प्रणय इश्की को ढूंढे जा रहा था, क्योंकि 12 बजने में कुछ ही वक्त बचा था। उसे इश्की को लेकर वापस घर जाना था, क्योंकि उसने इश्की के बर्थडे के लिए कुछ तैयारी करवाई थी। वो हर जगह इश्की को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे इश्की कहीं मिल ही नहीं रही थी। अब उसे अग्नि पर शक होने लगा। उस दिन भी मॉल में उसने अग्नि को इश्की से बदतमीजी करते हुए देखा था। अब वो गुस्से से अग्नि को भी ढूंढ रहा था। तभी उसे पारस दिखाई दिया। वो तुरंत उसके पास आया और बोला, तुम्हारा बॉस कहाँ है? पारस ने अपना सर हल्का सा झुकाया और बोला, बॉस इश्क मैम को ढूंढने के लिए बाहर गए हैं। मैं भी जा रहा हूँ। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। वहीं उसके मुंह से इश्की बाहर चली गई है सुनकर ही प्रणय की आंखें बड़ी हो गई।
वो कंफ्यूज होते हुए बोला। इश्की बाहर चली गई और अग्नि उसे ढूंढने गया है। मुझे अब तुरंत इश्की के पास जाना होगा, इससे पहले कि वो अग्नि उसके पास पहुंचकर उससे कोई बदतमीजी करे। मुझे उसे उस अग्नि से बचना होगा। बोलते हुए वो भी बाहर की तरफ आया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। सड़क पर इश्की पैदल चलते हुए बहुत दूर आ गई थी। वो पूरी तरह से शहर से बाहर निकल चुकी थी, जहां अब जंगल का रास्ता शुरू हो गया था। इश्क के कानों में लीजा की बातें गूंज रही थी। लीजा और अग्नि का रिश्ता, अग्नि से उसकी शादी, उसका डिवोर्स, इतना सब कुछ पता लगने के बाद उसे अपना सिर फटता हुआ महसूस हो रहा था। अग्नि ने गार्ड से इश्की के बारे में पूछकर उसी साइड अपनी गाड़ी घुमा दी थी, जहां इश्की गई थी। वो बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी चलाते हुए बोला, एक बार पहले भी तुम अपने बर्थडे वाले दिन मुझसे दूर चली गई थी, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें जानबूझकर खुद से दूर किया था, और चाहकर भी तुम्हें वापस अपने पर आशा नहीं ला पाया। पर मुझे पता था तुम मेरी हो और एक दिन मेरे पास वापस जरूर आओगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इश्क, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। इस बार मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। तभी कुछ दूरी पर उसे इश्की पैदल चलती हुई नजर आई, तो उसकी सांस में सांस आए। उसने गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन तब तक इश्की जंगल के अंदर वाले रास्ते की तरफ मुड़ चुकी थी। अग्नि ने और भी ज्यादा स्पीड से गाड़ी अब जंगल के अंदर वाले रास्ते की तरफ मुड़ी, लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी बंद हो गई। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और पैदल पैदल इश्की के पीछे भागा। वो जोर से एंग्री बर्ड चिल्लाए जा रहा था, लेकिन इश्की को तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। इश्की रोते हुए बोली, मैं मिस्टर अग्नि सिंह राठौर की वाइफ। हम दोनों की शादी हुई थी, लेकिन फिर डिवोर्स क्यों हुआ? वो तो बोल रहे थे कि वो मुझसे प्यार करते हैं। तो फिर हमारा डिवोर्स क्यों हुआ? वो लड़की उनके इतना करीब क्यों थी? क्या उसकी वजह से हमारा डिवोर्स हुआ था? मैंने सुसाइड किया था। मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बोलते हुए वो और भी ज्यादा रोने लगी थी और उसकी आंखों के सामने धुंधली धुंधली तस्वीरें चल रही थी। उसे उन तस्वीरों में एक लड़की खाई के किनारे पर खड़ी नजर आ रही थी और उससे कुछ दूरी पर एक लड़का भी खड़ा था। वो लड़की बेहिसाब रोए जा रही थी और उस लड़के से कुछ बोल रही थी, लेकिन क्या वो उसे समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो धुंधली तस्वीरें बढ़ती ही जा रही थी। किसी तस्वीर में वो उस लड़के के कदमों में बैठी थी, तो किसी तस्वीर में वो लड़का किसी और लड़की के साथ था। किसी में वो लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, बिल्कुल वैसे जैसे अब अग्नि उसके करीब होता था। इश्की ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और जोर से चिल्लाई, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा ये दर्द, मैं मर जाऊंगी। मुझसे नहीं सहा जा रहा। चिल्लाते हुए वो नीचे गिरने लगी, लेकिन अग्नि ने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाला। आगे जारी है। जब 155 हैशटैग अश्क। इश्की नीचे गिरती, उससे पहले ही अग्नि ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और उसे अपनी गोद में समेट लिया। अंधेरा होने की वजह से वहां पर कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन चांद की रोशनी में इश्की का लाल चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। अग्नि उसे गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो तुरंत उसे एक पेड़ के नीचे लेकर आया और उसे अच्छे से अपनी गोद में लेकर बैठा। इश्की की आंखें बंद थी। उसने इश्की के चेहरे को दोनों हाथों से थामकर बोला, प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो एंग्री बर्ड, मैं हूं तुम्हारे पास। बताओ मुझे क्या हुआ? तुम पार्टी से यहाँ क्यों आ गई? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? कुछ लीजा ने कहा। बताओ ना एंग्री बर्ड, क्या हुआ? लेकिन उसकी कोई बात सुनकर भी इश्की अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। उसने आंखें हल्की सी खोली, लेकिन उतनी ही जल्दी बंद भी हो गई। अग्नि उसे यूं देखकर बेहद डर रहा था। वो एक बार फिर से अपनी इश्क को खो नहीं सकता था। उसने इश्की के हाथ को अपने हाथ में अच्छे से पकड़ा और जोर जोर से सहलाने लगा, लेकिन फिर भी इश्की अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। वो होश में थी, लेकिन शायद सिर दर्द की वजह से उसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अग्नि ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला, लेकिन फोन बंद था। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। उसने वापस इश्की के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, एंग्री बर्ड प्लीज बताओ ना मुझे क्या हुआ? तुम्हें दर्द हो रहा है? कुछ याद आ रहा है? किसी बात का बुरा लगा क्या? मैंने परेशान किया? तुमने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हारे पास ना आऊं, लेकिन तुम ही बताओ, मैं ऐसे तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? एंग्री बर्ड तुम सुन रही हो ना मेरी बात? उसकी बात सुनते हुए इश्की ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली, लेकिन एक नजर अग्नि को देखकर फिर से अपनी आंखें बंद करने लगी। अग्नि तड़प कर बोला, प्लीज प्लीज अपनी आंखें बंद मत करो एंग्री बर्ड, मेरी तरफ देखो। मुझे बताओ क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? किसी बात का बुरा लगा क्या तुम्हें?
प्लीज मेरे से बात करो ना, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। इश्की उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम दोनों की शादी हुई थी क्या? उसके मुंह से ये सवाल सुनकर एक पल के लिए अग्नि का चेहरा सुन्न रह गया, लेकिन वो अपनी इश्क को झूठ नहीं बोल सकता था। उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, हाँ, हम दोनों की शादी हुई थी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही इश्की बोली, तो फिर हमारा डिवोर्स क्यों हुआ? इसलिए ना, क्योंकि अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप उस लड़की के साथ। उससे प्यार, बोलते हुए उसकी आंखें बेहद लाल हो रही थी और उनमें नमी भर रही थी। अग्नि ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, नहीं नहीं एंग्री बर्ड, मैं तुम्हारे अलावा और किसी से प्यार नहीं करता। वो बस मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वो सब हुआ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम से प्यार करता हूँ। मैं मेरी इश्क से प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। एक तुम ही तो हो जिसने इस अग्नि सिंह राठौर से प्यार किया था, बेइंतहा इश्क किया था, और इस अग्नि सिंह राठौर का बेइंतहा इश्क भी सिर्फ उसकी इश्क के लिए है। बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई, जो इश्की के चेहरे पर गिर रही थी। इश्की बोली, बहुत दर्द हो रहा है। बोलते हुए अब वो अपना सिर अग्नि के सीने से लगा रही थी। वो हल्का हल्का कांपने लगी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे ठंड लग रही है। अग्नि ने तुरंत अपनी जैकेट निकालकर उसके ऊपर डाली और बोला, तुम फिक्र मत करो एंग्री बर्ड, बस हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। मैं जल्द तुम्हें यहाँ से लेकर चलूंगा। अब हम हॉस्पिटल जाएंगे। इश्क रोते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे रोना आ रहा है। उसकी मासूमियत पर एक पल के लिए अग्नि उसे देखता ही रह गया। उसने फिर से इश्की को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम प्लीज रोना बंद करो एंग्री बर्ड, तुम्हें रोना नहीं है। अगर तुम ऐसे रोओगी तो तुम्हारा सिर और भी ज्यादा दर्द होगा। तुम फिक्र मत करो, बस मुझे 2 मिनट दो। बोलकर अग्नि ने उसे नीचे जमीन पर लिटाया और फिर जल्दी से इधर उधर अपनी नजर घुमाने लगा। उसने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें एक तरफ किया और फिर अपने पॉकेट से लाइटर निकालकर उनमें आग लगा दी। वो इश्की को उस जलती हुई आग के थोड़ा करीब लेकर आया और उसके हाथ पैर सहलाने लगा। इश्की उसके सीने पर अपना सिर रखकर अभी भी उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। अग्नि बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। इश्की उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो लड़की जो आपके साथ थी, वो कौन थी? क्या आपका उसके साथ कोई रिलेशन? अभी उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अग्नि ने एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने हाथ में थामा और बोला, बिल्कुल भी नहीं एंग्री बर्ड, मैंने कहा ना, अब सिर्फ इस अग्नि सिंह राठौर पर तुम्हारा हक है। तुम आरे अलावा ना कोई इस अग्नि सिंह राठौर के जिस्म को छू सकता है और ना ही कोई उसके दिल को। बहुत प्यार करता हूं तुमसे इश्क। बोलते हुए उसकी आवाज में उसकी तड़प साफ नजर आ रही थी। इश्की उसकी तरफ अपनी एक टक नजरों से देखने लगी। उसके होंठ जो ठंड की वजह से अभी भी हल्का हल्का कांप रहे थे। अग्नि उसके चेहरे पर झुक आ और उसके होठों को चूमने लगा। इश्की ने भी अपने हाथ उसके सीने पर कस दिए और अग्नि के होठों को पूरी तरह से अपने होठों पर महसूस करने लगी। अग्नि ने उसे किस करते हुए ही उसे हल्का सा नीचे किया और भी ज्यादा पैशनेट होकर उसे किस करने लगा। इश्की भी उसे रिस्पांस दे रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे अग्नि के बालों में आ गए थे और वो अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहला रही थी। अग्नि ने कुछ देर बाद उसके होठों को छोड़ा और उसे नीचे जमीन पर छोड़कर अपनी शर्ट उतारी। इश्की का दिल जोरों से धक धक करने लगा। अब उसे थोड़ी ठंड लगना कम हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी नीचे जमीन पर घास और पत्तों के ऊपर लेटी हल्का हल्का कांप रही थी। अग्नि ने अपनी शर्ट नीचे जमीन पर बिछाए और इश्की को उसके ऊपर लिटाया। इश्की के हाथ उसके सीने पर थे और वो एकटक अग्नि के चेहरे की तरफ देख रही थी। अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके ऊपर झुका। उसके तपते हुए होंठ जब इश्की की ठंडी से गर्दन पर आए, तो इश्की एकदम से कांप उठी। उसने अपने हाथ अग्नि की पीठ पर कस दिए। अग्नि लगातार उसकी गर्दन पर चूम रहा था और इश्की अब गहरी गहरी सांस भरने लगी थी। अग्नि ने उसके कंधों से उसकी साड़ी को अलग कर हल्का सा साइड किया, तो अब इश्की का बेतहाशा धड़कता हुआ सीना उसके सामने था। अग्नि ने अपने होंठ उसके सीने पर चलाने शुरू किए और धीरे धीरे उसके पेट पर आया। इश्की उसके सिर को सहला रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, लेकिन जो अग्नि कर रहा था, वो पूरी तरह से उस पल में खोई हुई थी। खुद को रोकना तो दूर, वो पूरी तरह से अग्नि के आगोश में थी। इश्की अपने पेट पर उसके होठों को महसूस करते हुए और भी ज्यादा होने लगी। बेकाबू अग्नि की गर्दन पर इश्की के हाथ आए और इश्की के नाखून उसकी गर्दन को चुभने लगे, तो अग्नि ने उसके हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर नीचे जमीन पर लगाया और हल्का सा ऊपर
की तरफ उठाकर उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। वो उसे देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता एंग्री बर्ड तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्की ने हल्का सा अपना चेहरा घुमाकर अपनी आंखें बंद कर ली और भी ज्यादा गहरी सांसें लेने लगी। उस बड़ी ही इस हाँ को समझकर अग्नि एक बार फिर से उसके ऊपर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा। कुछ देर बाद इश्की के चेहरे पर एक हल्का सा दर्द दिखाई दिया, तो अग्नि ने जल्दी से उसके होठों को अपने होठों से कैप्चर करते हुए उस दर्द को कम करना शुरू किया, लेकिन इश्की की सांसें लगातार और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। अग्नि ने कुछ देर बाद उसके होठों को छोड़ा और उसे देखते हुए उसे अपने इश्क की आग में जलाने लगा। इश्की ने भी नजरें वापस उसकी तरफ घुमाए और उसके चेहरे को देखने लगी। जो हो रहा था वो दोनों ही उस चीज को पूरी तरह से महसूस कर रहे थे और एक दूसरे के चेहरा की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे के लिए अपना इश्क बयां कर रहे थे। दोनों के ही जिस्म एक आग में तप रहे थे और एक तरफ जलती हुई आग अपने चरम पर थी और दूसरी तरफ वो दोनों भी अब पूरी तरह से एक दूसरे में समाये गहरी गहरी सिसकियां भर रहे थे। पूरी रात ना उस बोनफायर की आग ठंडी हुई और ना ही अग्नि ने भी एक पल के लिए इश्की को छोड़ा। सुबह होने तक दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे के आगोश में समाये हुए थे। सुबह के तकरीबन 5 बजे अग्नि इश्की के बगल में लेटा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। इश्की की आंखें बंद हो चुकी थी। उसने अग्नि के सीने पर अपना सिर रखा और गहरी नींद में सो गई। उसके सोने के बाद अग्नि को भी कुछ देर के लिए नींद आ गई। सुबह के तकरीबन 9 बजे इश्की की आंखें खुली और उसने खुद को अग्नि की बाहों में सिमटे हुए पाया। उसकी नजरें अग्नि के चेहरे पर थी और उसे कल रात की एक एक बात याद आ रही थी। किस तरह से अग्नि और उसके बीच वो सब हुआ, वो सब याद करते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन फिर अचानक ही उसे लीजा की आते याद आने लगी। उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगे। देखते ही देखते उसकी आंखों में नमी तैर गई और वो अग्नि से दूर हटकर अपने कपड़े समेटकर वहां से उठकर जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चलने लगी। अग्नि अभी भी सोया हुआ था। इश्की का सिर एक बार फिर से जोरों से दर्द होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसका दिल अग्नि की तरफ जा रहा था तो उसका दिमाग लीजा की बातों और बाकी सब चीजों में उलझा हुआ था। बाहर आकर वो तेजी से इधर उधर जाती हुई गाड़ियों की तरफ देखने लगी। उसने अपने सिर पर अपने दोनों हाथ रखे और बोली, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। मिस्टर राठौड़ मेरे पति है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। उनके साथ मेरा डिवोर्स हो गया, लेकिन मुझे ना शादी के बारे में कुछ याद है और ना ही डिवोर्स के बारे में। वो किसी और के साथ थे। मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते थे और उनकी वजह से मैंने सुसाइड किया। मुझे क्यों नहीं याद आ रहा। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, मुझे यहां से दूर जाना है। मुझे यहां नहीं रहना। मैं यहां से चली जाऊंगी, बहुत बहुत दूर, जहां से कभी वापस ना आऊं। बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी ताकि सड़क के दूसरे किनारे जा सके। लेकिन जैसे ही उसने 3-4 कदम आगे बढ़ाए, एक तेजी से आता हुआ ट्रक उसे हवा में उड़ाते हुए वहां से गुजर गया। इश्की की एक चीख गूंजी और वो सड़क पर जोर से जाकर गिरी। अगले ही पल सड़क पर उसके सिर से बहता हुआ खून उस जगह को भिगोने लगा। इश्की की आंखें बंद हो चुकी थी और एक पल तड़पने के बाद वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। आगे जारी है। जब 156 जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। इश्क सड़क के किनारे पर गिरी हुई थी। उसके सिर से तेजी से बहता हुआ खून पूरी सड़क को भिगो रहा था और दूसरे किनारे पर खड़ा अग्नि अपनी जगह पर सुन्न हो चुका था। जब इश्क उस सड़क को क्रॉस कर रही थी, तभी अग्नि उस जंगल वाले रास्ते से बाहर आया था। उसने अपनी आंखों से इश्क को उस ट्रक से टक्कर खाते हुए देखा था। अब एक दूसरे ट्रक की हॉर्न की आवाज सुनकर अग्नि वापस होश में आया और तुरंत इश्क की तरफ भागा। जिस ट्रक के हॉर्न की आवाज अभी अभी आई थी, वो ट्रक तेजी से सड़क पर से निकल रहा था। जैसे ही अग्नि आगे की तरफ आया, वैसे ही वो ट्रक भी उसके सामने से गुजर रहा था। अगर एक पल भी ऊपर नीचे होता तो अग्नि का भी वही हाल होता जो इस वक्त इश्क का था, लेकिन अग्नि बड़ी फुर्ती से उस ट्रक के सामने से निकल गया था। वह इश्क के पास आया और बड़ी ही नाजुकता से उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रखा। उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। अग्नि इश्क के उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, एंग्री बर्ड अपनी आंखें खोलो। एंग्री बर्ड अपनी आंखें खोलो। तुम ठीक तो हो ना। मेरी एंग्री बर्ड मुझसे दूर नहीं जा सकती। नहीं, मैं मेरी एंग्री बर्ड को कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते हुए वो लगातार उसके चेहरे को थपथपा रहा था और आसपास भीड़ इकट्ठी होनी भी शुरू हो चुकी थी। अग्नि ने जल्दी से इश्क को अपनी गोद में उठाया।
एक्सीडेंट होते देखकर गाड़ी रुक चुकी थी। अग्नि हर गाड़ी के सामने जाकर उनसे हेल्प मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। इश्क की हालत देखकर हर किसी की आंखों में लगभग से नमी थी, लेकिन कोई भी अग्नि की मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई भी पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। अग्नि गिड़गिड़ाते हुए सबसे हेल्प मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। अग्नि ने इश्क के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल बंद देखकर अग्नि का दिल बैठ जा रहा था। वो एक गाड़ी के सामने आया और चीखते हुए बोला, गाड़ी खोलो अपनी, मुझे मेरी इश्क को लेकर हॉस्पिटल जाना है। सामने वाला आदमी बोला, सॉरी लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अग्नि अब इससे ज्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने किसी तरह इश्क को अपनी एक हाथ से संभालते हुए अपने दूसरे हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोला। वो आदमी गुस्से से बोला, देखिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, बाद में पुलिस हमें ही परेशान करेगी, इसलिए हम किसी मामले में नहीं पड़ना चाहते। अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि ने उसे आदमी को जोर से धक्का दिया और तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वो आदमी बस उसे जाते देखता रह गया। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। अग्नि इश्क को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आया। डॉक्टर जो इस वक्त वहां से गुजर रहे थे, अग्नि को इस तरह से देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई। इश्क अभी भी अग्नि की गोद में थी। उसे देखते ही डॉक्टर ने जल्दी से स्ट्रेचर बुलवाया और इश्क को स्ट्रेचर पर लिटाकर तुरंत आईसीयू के अंदर लेकर जाया जाने लगा। डॉक्टर अग्नि को बाहर रुकने के लिए बोल ही रहे थे कि अग्नि आईसीयू के अंदर भी चला गया। अंदर जाकर डॉक्टर अग्नि की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर राठौर प्लीज आप जल्दी से बाहर जाए, हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। इश्क डॉक्टर के पास आया और उसे गिरेबान से पकड़कर गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे अभी मेरी इश्क ठीक करके दो, डॉक्टर हो ना तुम। जल्दी से मेरी इश्क को ठीक करो, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। डॉक्टर उसे देखते हुए बोले, प्लीज मिस्टर राठौर आप खुद को संभालने की कोशिश कीजिए। अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और जोर से उसकी गर्दन दबाते हुए बोला, अब चुपचाप जुबान चलाए बिना मेरी इश्क का ट्रीटमेंट करो, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं बता रहा हूं तुम्हें गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दूंगा। बोलते हुए उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी और चेहरा गुस्से से कांप रहा था। इस वक्त वो बेहद खौफनाक लग रहा था। एक झटके से अग्नि ने डॉक्टर को छोड़ा तो डॉक्टर डरते हुए तुरंत इश्क का ट्रीटमेंट करने लगे। वहां का स्टाफ भी अग्नि को देखकर डर से कांप रहा था। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अग्नि की तरफ देखने की भी। वही अग्नि जाकर एक दीवार से लगकर खड़ा हो चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो पल घूम रहा था जब उस ट्रक ने इश्क को टक्कर मारी और इश्क किसी पत्थर की तरह जमीन पर जाकर गिरी। अग्नि की आंखें गहरी लाल होती जा रही थी। तभी तेज कदमों के साथ भागते हुए पारस हॉस्पिटल के अंदर आया। अग्नि को ढूंढते ढूंढते पारस उस जंगल तक पहुंचा था और जंगल के बाहरी रास्ते पर अग्नि की गाड़ी देखकर उसे कंफर्म हो गया था कि अग्नि और इश्क वहीं पर होंगे। तभी उस सड़क के दूसरे किनारे पर एक्सीडेंट होने की खबर मिली तो वो तुरंत वहां पर गया, लेकिन तब तक अग्नि वहां से इश्क को लेकर निकल चुका था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे इश्क के बारे में बताया और ये भी बताया कि अग्नि ठीक है। पारस को अग्नि की हालत के बारे में सोचते हुए ही डर लग रहा था। उसने जल्दी से सूर्या को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ सांझ और सूर्या राठौर मेंशन में थे। कल रात अचानक से इश्क और अग्नि के गायब हो जाने के बाद पार्टी में कुछ खास रह नहीं गया था, तो सांझ सूर्या के साथ राठौर मेंशन में वापस आ गई थी, लेकिन उसे अग्नि और इश्क दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। आज सुबह से ही उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। सूर्या कमरे में ही था जब पारस का फोन आया। जैसे ही उसने पारस का फोन रिसीव किया, उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर सांझ उसके पास आकर खड़ी हुई। सूर्या पारस की बात सुनकर तुरंत बोला, तुम वहीं रुकना, मैं अभी आ रहा हूं, बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया। सांझ उसकी तरफ देखते हुए बोली, इश्क और अग्नि ठीक तो है ना? बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। सूर्या ने अपना सिर नामे हिलाया। सिटी हॉस्पिटल। इश्क को आईसीयू में करीबन 2 घंटे हो चुके थे। सूर्या और सांझ तेज कदमों के साथ भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर आए। पारस ने उन्हें इश्क के आईसीयू में होने के बारे में बताया और उसकी हालत के बारे में बताया तो सांझ वहां लगी हुई चेयर पर बैठ गई। वो भी एकदम से सुन्न हो चुकी थी। सूर्या जल्दी से उसे संभाल हुए बोली, मेरी इश्क को और कितनी तकलीफ सहनी पड़ेगी मिस्टर राठौर? क्या कभी मेरी इश्क की किस्मत में खुशियां नहीं होगी? बोलते हुए उसकी आंसू और भी ज्यादा तेज हो चुके थे। प्रणय जो वापस से फार्म हाउस में अग्नि और इश्क के बारे में पता लगाने के लिए आया था, उसे अग्नि के गार्ड से पता चला कि अग्नि हॉस्पिटल में है तो वो भी तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकला। वहीं अंदर आईसीयू में
डॉक्टर इश्क का ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन अचानक ही उनके हाथ रुक गए। सामने मॉनिटर पर इश्क की हॉट बीट बंद हो चुकी थी। अग्नि एकटक इश्क की तरफ देख रहा था। डॉक्टर ने इश्क पर लगा हुआ ऑक्सीजन मास्क और हाथों पर लगी हुई ड्रिप उतारकर साइड कर दी। नर्स बाकी सब चीज कर रही थी। डॉक्टर अग्नि के पास आए और उसे देखते हुए बोले, सॉरी मिस्टर राठौर बट योर वाइफ इज नो मोर। आगे जारी है। जब 157 ये फायर भी इस दुनिया में नहीं। जैसे ही डॉक्टर ने अग्नि को इश्क के मरने के बारे में कहा, अग्नि ने इश्क से अपनी नजरें हटाकर डॉक्टर की तरफ देखा। उसकी नजर खुद पर पाकर डॉक्टर बुरी तरह से सहम गए। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने अग्नि का रुद्र रूप देखा था और अब एक बार फिर से अग्नि किया। आंखों में वो अंगारों से जलता हुआ गुस्सा देखकर उन्हें डर लग रहा था, लेकिन अब उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। इश्क की हार्टबीट बंद हो चुकी थी, जो बता रही थी कि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। फिर चाहे अब उन्हें अग्नि का गुस्सा ही क्यों न सहना पड़े। अग्नि ने उनके गिरेबान को कसकर पकड़ा और चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इश्क के बारे में ये कहने की। मेरी इश्क मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चुपचाप मुझे मेरी इश्क ठीक करके दो। उद्धरण चिन्ह। उसके गुस्से को देखकर डॉक्टर को अब बेहद डर लग रहा था, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से बोले, आप प्लीज खुद को संभालिए मिस्टर राठौर। आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। अभी इतना भी कहा था कि एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर आकर लगा और अग्नि ने एक बार फिर से उस डॉक्टर को उनके गिरेबान से पकड़कर उनके चेहरे पर पंच जड़ने शुरू कर दिए। नर्स और बाकी सब स्टाफ एकदम से हैरान रह गए। बाहर जब सांझ सूर्या और पारस ने अग्नि की गरजती हुई आवाज सुनी, तो वो तुरंत आईसीयू के दरवाजे पर आए। सूर्या ने जब दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ देखा, तो अग्नि को उस डॉक्टर को पीटते हुए देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अंदर आया और अग्नि को उस डॉक्टर से दूर करने लगा। अग्नि उस डॉक्टर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इश्क के बारे में ये सब बोलने की। मैंने कहा ना, मेरी इश्क मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जब तक ये अग्नि जिंदा है ना, तब तक उसकी इश्क को भी कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरी इश्क सही सलामत चाहिए। एक खरोच भी उसके जिस्म पर नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। सूर्या उसे इतने गुस्से में देखकर उसे उस डॉक्टर से दूर धक्का दे रहा था। वो भी ऊंची आवाज में बोला, अपने आप को संभालो अग्नि। तुम किसी डॉक्टर से ऐसे पेश नहीं आ सकते। सूर्या को अपने सामने देखकर अग्नि ने गुस्से से सूर्या को देखा और जोर से उसे धक्का देते हुए बोला, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने बुलाया आपको नहीं ना, तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ये सब ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपको सब पता था मेरी इश्क कहाँ है, कैसी है, लेकिन आपने उसे जानबूझकर मुझसे दूर रखा, ये जानते हुए भी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, उसके लिए कितना तड़प रहा हूँ। आपने उसे ने अपने दोस्त के पास रखा, वो बीमार थी, तब भी आपने मुझे नहीं बताया। ये सब आपकी वजह से हुआ है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको मिस्टर राठौर, अब अगर मेरी इश्क को कुछ भी हुआ ना, तो एक बाप बेटे को जन्म तो हर बार देता है, लेकिन इस बार एक बेटा अपने बाप की जान ले लेगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर सूर्या के हाथ उस पर से ढीले हो गए। वहीं सांझ तो सूर्या और अग्नि को यूं देखकर ही हद से ज्यादा शॉक थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने इश्क की तरफ देखा, जो बिस्तर पर बेजान लेटी हुई थी और बंद पड़ी हुई मशीनें बता रही थी कि इश्की का ट्रीटमेंट रुक चुका है। वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी। सूर्या गुस्से से बोला, अच्छा तो अब तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? तब कहाँ था ये प्यार, जब इश्क तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रही थी? मैंने समझाया था तुम्हें कि मत तड़पाओ उसे, उसे इतना परेशान करो। वो बेचारी जब तुम्हारे पास थी तब भी तड़पती रही, और जब तुम से बड़े हो थी ना, तब भी वो तुम्हारे लिए तड़प रही थी, और अब जब दोबारा तुम्हारे पास वापस आए तो एक बार फिर से उसके साथ वही हुआ। मुझे तो लगता है कि मुझे उसे यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। अग्नि गुस्से से बोला, अच्छा आप उसे मुझसे दूर रखेंगे? निकल जाइए यहाँ से। मुझे इस वक्त मेरी इश्क को ठीक करना है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बोलते हुए उसने डॉक्टर की तरफ देखा। इस बार अग्नि उनका हाथ पकड़कर बोला, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा। बस आप इश्क का ट्रीटमेंट कर दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए, उसे दोबारा जिंदा कर दीजिए। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। डॉक्टर उसकी तकलीफ समझ रहे थे, लेकिन सच में अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो बेबसी से बोले, सॉरी मिस्टर राठौर, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते।
आपको समझना होगा कि अब आपकी वाइफ इस दुनिया में नहीं। क्या समझूं मैं? मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने कहा ना, मुझे मेरी इश्क छोड़कर नहीं जा सकती, तो मतलब नहीं जा सकती। अगर मैं जिंदा हूं ना, तो उसकी सांसें नहीं रुक सकती। वो बहुत जिद्दी है। जब मैंने उससे कहा था ना कि मुझे छोड़कर चली जाए, तब वो मुझे छोड़कर नहीं गई, तो अब कैसे जा सकती है? वो नहीं जाएगी। आप लोग जाए, मैं खुद मेरी इश्क का ट्रीटमेंट कर लूंगा। उसे उसे ठीक कर दूंगा। बोलकर वो अब तुरंत इश्क के पास आया। इस वक्त वो आईसीयू रूम की हालत कहीं से भी आईसीयू रूम वाली लग नहीं रही थी। सूर्या, सांझ, अग्नि तीनों आईसीयू रूम में थे। सांझ एक तरफ खड़ी रोए जा रही थी तो हॉस्पिटल का स्टाफ भी छोटे उपचाप खड़ा अग्नि और इश्क को देख रहा था। अग्नि इश्क के पास आया और उसके ऊपर झुककर उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, क्या क्या लगा रखा है ये तुमने? मुझे मुझे परेशान करने का ठेका उठा रखा है क्या? जब से शादी हुई है तब से परेशान करके रखा है। कहा था मेरी जिंदगी में मत आओ, मुझे नहीं चाहिए ये इश्क। लेकिन तुमने दिया। जब मांगा भी नहीं था तुमसे तो इतना इश्क दिया कि मुझे पागल कर दिया, और जब अब मांग रहा हूं तो मुझे छोड़कर जा रही हो। पर नहीं, तुम जिद्दी थी ना, मुझे छोड़कर नहीं जा रही थी। डिवोर्स मांगा था तुमसे लेकिन तुम नहीं दे रही थी, तो अब मैं भी जिद्दी हूं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाना दूंगा। चलो अपनी आंखें खोलो। जल्दी से अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारा मिस्टर फायर तुम्हारे लिए रो रहा है। तुम कहती थी ना मैं बहुत पछताऊंगा, जब तुम मेरे पास नहीं होगी तो मैं तुम्हारे लिए तड़पूंगा, तो देखो अब मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। तो अपनी आंखें खोल लो ना। ये अग्नि तुमसे हार मानता है। प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। बोलते हुए उसके आंखों से गिरते हुए आंसू इश्क के चेहरे पर गिर रहे थे, लेकिन इश्क के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आंसुओं का पानी बस उसके चेहरे को भिगो रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि को यूं देखकर अब सांझ का और भी ज्यादा बुरा हाल होने लगा। सूर्या अग्नि को देख रहा था। भले ही अभी उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, लेकिन अग्नि को यूं तड़पते हुए देख उससे अच्छा नहीं लग रहा था। वो समझ सकता था कि अग्नि भी गलत नहीं है। डॉक्टर सूर्या के पास आए और बोले, प्लीज मिस्टर राठौर, आप मिस्टर अग्नि राठौर को समझाए। ऐसे डेड बॉडी के साथ। जैसे ही उसके मुंह से डेड बॉडी निकला, अग्नि के कान खड़े हो गए। उसने साइड टेबल पर रखी हुई कांच की बोतल उठाए और जोर से डॉक्टर की तरफ फेंक कर मारी। डॉक्टर एकदम से सहम गए और तुरंत पीछे की तरफ पलटे। अग्नि गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, सब दफा हो जाओ यहां से। मुझे मुझे मेरी इश्क को मनाना है। वो मुझसे नाराज है। मुझे पता है वो मुझसे गुस्सा है। बहुत दिल दुखाया ना मैंने उसका, इसीलिए वो ये सब कर रही है। आप सब जाए यहां से। मुझे और मेरी इश्क को किसी की जरूरत नहीं। सूर्या अग्नि को संभालने के लिए उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन तभी सांझ में उसका हाथ पकड़कर अपना सिर ना में हिलाया। डॉक्टर एक बार फिर से सूर्या की तरफ देखकर कुछ कहने लगे, लेकिन सूर्या ने डॉक्टर को इशारा किया, तो डॉक्टर और बाकी सारा स्टाफ चुपचाप वहां से चला गया। उनके जाने के बाद सूर्या और सांझ भी बाहर निकल गए। अग्नि इश्क के ऊपर झुका हुआ था। अब उसने इश्क को हल्का सा ऊपर उठाते हुए अपनी बाहों में समेटा और बोला, मैं जानता हूं एंग्री बर्ड, मैंने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन तुमने मेरी हर गलती माफ की थी ना। तुम कहती थी ना तुम्हें इस अग्नि से बेइंतहा इश्क है। तो फिर अब कहाँ गया वो इश्क? क्यों मुझे छोड़कर जा रही हो? तुम्हें पता है इस अग्नि को ना कभी किसी ने नहीं समझा। हमेशा इस अग्नि की गलती देखी, लेकिन वो गलती क्यों हुई ये किसी ने नहीं देखा। सब मुझसे दूर चले गए, लेकिन तुम मेरे पास थी। मैं कहता रहा मुझसे दूर चली जाओ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। आज तक मैंने कभी किसी को अपने पास रोकने के लिए नहीं कहा, लेकिन प्लीज तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, लेकिन तुम्हारे सामने झुका रहा हूं। मेरी इश्क, उठ जाओ। प्लीज अपनी आंखें खोलो। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। अब तो अपनी आंखें खोलो। कहते हुए उसने इश्क को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू पूरी तरह से इश्क को गीला कर चुके थे। इश्क का चेहरा, गर्दन सब उसके आंसुओं से भरा हुआ था। रोते रोते ही अचानक से अग्नि ने अपने आंसू साफ किए और गुस्से से इश्क की तरफ देखने लगा। वो बेहद सर्द आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बार फिर से हराकर मुझे चली जाओगी? नहीं एंग्री बर्ड, एक बार पहले तुम मुझे हराकर मुझसे दूर चली गई थी, लेकिन इस बार नहीं जाना है ना तुम्हें मुझसे दूर। तो ठीक है, पर अकेला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बार पहले तुमने मेरे साथ रहने की जिद की थी, और अब तुम मुझसे दूर जाने की जिद कर रही हो ना। उस जिद को भी मैंने पूरा नहीं होने दिया, तो अब इस जिद को भी तुम पूरा नहीं कर सकती। अगर इस दुनिया में तुम नहीं, तो इस दुनिया में ये फायर भी नहीं।
बोलकर अग्नि ने अपनी कमर में लगी हुई गन निकाली। आज पहली बार था जब एक गन को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसका हाथ कांप रहा था। उसने उस गन को अच्छे से अपने हाथ में थामा। इश्क अभी भी बेजान अग्नि की गोद में थी। अग्नि इश्क के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, इस अग्नि को बेइंतहा इश्क है अपनी इश्क से। बोलकर सिर की एक तरफ उसने गन को पॉइंट किया और झुककर इश्क के होठों पर अपने होंठ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखते हुए उसने ट्रिगर को हल्का सा दबाया कि अचानक से ही इश्क ने जोर से सांस ली। आगे जारी है। जब 158 जिद्दी इश्क या अग्नि। जैसे ही अग्नि ने अपने सिर पर वो गन पॉइंट करते हुए अपना चेहरा झुकाकर इश्क के होठों पर अपने होंठ रखे और ट्रिगर को हल्का सा दबाया, उसी वक्त ही इश्क ने एक गहरी और लंबी सी सांस ली। उसकी वो सांस को महसूस करते हुए अग्नि ने तुरंत अपनी आंखें खोली और इश्क के चेहरे की तरफ देखा। एक बार फिर से उसका हाथ गन के ऊपर से ढीला पड़ चुका था। वो हैरानी से इश्क की तरफ देख रहा था। इश्क ने एक बार फिर से एक लंबी सी सांस ली। अग्नि ने तुरंत उस गन को नीचे फेंका और इश्क का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन साथ ही साथ आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, हाँ हाँ एंग्री बर्ड, सांस लो। तुम हिम्मत नहीं हार सकती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो तुम्हारा मिस्टर फायर है तुम्हारे पास, जो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। बस एक एक बार अपनी आंखें खोलो। बोलते हुए वो उसका चेहरा थपथपा रहा था। वो अटकते हुए बोला, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। बोलकर उसने जल्दी से इश्क को वापस बेड पर लिटाया और नंगे पैर दौड़ते हुए वार्ड से बाहर निकला और डॉक्टर के केबिन में गया। उसे आईसीयू से बाहर निकलकर डॉक्टर के केबिन की तरफ भागते देख सूर्या और सांझ भी उसके पीछे गए। अग्नि जोर से दरवाजा खोलते हुए डॉक्टर के केबिन में आया और उनका हाथ पकड़कर बोला, मेरे 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 साथ चलिए, मेरी इश्क सांस ले रही है। वो जिंदा है, अब आप मेरे साथ चलिए। वो ठीक हो गई। बस अब आप उसका इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। डॉक्टर उसे देखकर समझ रहे थे कि अग्नि के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन उन्होंने खुद इश्क की हार्टबीट रुकती हुई देखी थी, तो वो अग्नि की बात पर कैसे ही यकीन कर सकते थे। उन्होंने अग्नि के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोले, देखिए मिस्टर राठौड़, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब आपकी वाइफ इस दुनिया में नहीं। अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि ने एक बार फिर से उसका गिरेबान पकड़ा और उसे जोर से खींचते हुए बोला, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? मैंने कहा ना, मेरी इश्क जिंदा है तो जिंदा है। उसे कुछ भी नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? वो मेरी इश्क है। मेरी इश्क पता है कितना जिद्दी है? बहुत जिद्दी है। वो मुझे तोड़ सकती है तो मौत तो चीज ही क्या है। सांझ और सूर्या भी डॉक्टर के केबिन में आए। सूर्या अग्नि को देखते हुए बोला, बहुत हुआ अग्नि, अब तुम्हें समझना होगा कि इश्क इस दुनिया में नहीं है। तुम ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम उससे प्यार। अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि ने अब सूर्या का गिरेबान पकड़ लिया। वो अपनी जलती हुई नजरों से सूर्या की तरफ देखते हुए बोला, एक शब्द भी आपने मिस्टर राठौड़ और कहा ना, तो मैं सच बता रहा हूं मां, अब भूल जाऊंगा कि हु द हेल आर यू। मुझसे और मेरी इश्क से दूर रहिए। सांझ तुरंत अग्नि और सूर्या के बीच आए और अग्नि को संभालते हुए बोली, होश में आओ अग्नि, मर चुकी है तुम्हारी इश्क, नहीं रही वो इस दुनिया में। एक्सेप्ट करो इस बात को। यूं लड़ने से कुछ नहीं होगा अब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अग्नि हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर सांझ हैरान नहीं थी, बल्कि उसे और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अग्नि हंसते हुए बोला, क्या बात है ना मिसेज राठौर, जब बात आपके प्यार की आती है तो आपको मिस्टर राठौर के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। और अब आप मेरी इश्क के बारे में जो मन आया वो बोल रही है, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए। जितना प्यार आप अपने मिस्टर राठौर से करती है ना, और कहती है ना कि जब तक आप जिंदा है तब तक आपके मिस्टर राठौर को कुछ नहीं हो सकता, तो मैं और मेरी इश्क भी बिल्कुल वैसे ही है। जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, मेरी इश्क को कुछ नहीं हो सकता, और उसका सबूत यह है कि मेरी इश्क की सांसें चल रही है। बोलकर अब उसने वापस डॉक्टर की तरफ अपना चेहरा घुमाया। सांझ उसकी बात सुनकर हैरान थी। अग्नि डॉक्टर को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, आप मेरे साथ चल रहे हैं या फिर मैं अपनी इश्क को लेकर यहां से जाऊं? उसकी बात सुनकर डॉक्टर हताश होते हुए बोले, ठीक है, हम आपके साथ चल रहे हैं। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जल्दी चलिए। बोलकर वो तुरंत केबिन से निकलकर आईसीयू की तरफ भागा। आईसीयू के बाहर खड़ा पारस भी अग्नि को यूं इधर उधर भागते हुए देख हैरान था। उसकी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने आज तक कभी अग्नि को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा था।
वो हैरान था कि जी सर, अग्नि ने आज तक कभी ढंग से किसी से प्यार से बात भी नहीं की, आज वो अपने प्यार के लिए इतना पागल हो रहा था। अग्नि आईसीयू के दरवाजे के पास आया, लेकिन वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता उससे पहले ही एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अग्नि ने गुस्से से प्रणय की तरफ देखा, जिसने उसका रास्ता रोका हुआ था। अग्नि प्रणय की तरफ देखते हुए बोला, साइड हटो, मुझे मेरी इश्क के पास जाना है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने आ रहे हैं। प्रणय ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे अपना कहने की? क्या किया तुमने उसके साथ? हाँ, मुझे पहले ही पता था कि अगर वो तुम्हारे साथ है तो वो ठीक हो ही नहीं सकती। पर एक बात सुन लो मिस्टर अग्नि राठौड़, अगर इश्की। जैसे ही उसने इश्की कहा, अग्नि ने उसका गिरेबान पकड़ा और बोला, इश्की नहीं, इश्क नाम है उसका। इश्क अग्नि सिंह राठौड़, आइंदा कभी उसे इश्की या फिर लव कहने की गुस्ताखी मत कर देना, और अब हटो यहां से। बोलकर उसने प्रणय को जोर से धक्का दिया और तुरंत अंदर चला गया। डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे आए। अंदर आकर उन्होंने जैसे ही इश्क की नब्ज चेक की, उसकी नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसकी वो धीरे धीरे चलती हुई नब्ज भी उनके होश उड़ाने के लिए काफी थी। उन्होंने जब इश्क को लास्ट टाइम चेक किया था तो उसकी हार्ट बीट और उसकी नब्ज बिल्कुल बंद हो चुकी थी, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हो गया हो। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिए। इसके बाद इश्क को सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और फिर बाकी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर अग्नि की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज मिस्टर राठौड़, अब आप बाहर जाइए। हमने वापस से आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। इट्स अ मिरेकल, पर प्लीज अब हमें हमारा काम करने दीजिए। अग्नि ने डॉक्टर की बात सुनकर घूरकर उसे देखा। डॉक्टर ने अब उससे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उस पर से नजरें हटाए और अपना काम शुरू किया। अग्नि बिल्कुल साइड में जाकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। तकरीबन 2 घंटे तक डॉक्टर यूं ही इश्क का ट्रीटमेंट करते रहे और अग्नि यूं ही दीवार से लगकर खड़ा रहा। एक पल के लिए भी उसने इश्क पर से नजरें नहीं हटाई थी। अपनी जगह पर खड़ा खड़ा वो कांप रहा था। आज पहली बार उसे डर लग रहा था। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने ऊपर जग रही लाइट को बंद किया और अग्नि की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज मिस्टर राठौड़, अब तो आप हमारे साथ बाहर चलिए। अब पेशेंट को रेस्ट की जरूरत है। अभी वो बेहोश है। जब उन्हें होश में आएगा तभी आप उनसे मिल सकते हैं। अपनी बात कहकर डॉक्टर अग्नि को वहां से बाहर की तरफ जाने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब 5 मिनट तक अग्नि अपनी जगह से नहीं हिला तो डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और हार कर खुद अपने स्टाफ के साथ बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही प्रणय, सूर्या, सांझ और पारस सब उनकी तरफ आए। सबकी नजरें डॉक्टर पर टिकी हुई थी। सांझ, सूर्या और पारस की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। प्रणय तुरंत से बोला, इश्की ठीक है ना? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मुझे उसके पास जाना है। डॉक्टर ने अपना सरनामे हिलाया और बोले, सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद उन्होंने सूर्या की तरफ देखा और बोले, इट्स अ मिरेकल मिस्टर राठौर। पेशेंट बिल्कुल डेड था। 1% भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि पेशेंट दोबारा जिंदा हो सकता है, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा केस नहीं देखा। मानना पड़ेगा कि आपके बेटे की वाइफ सच में बहुत जिद्दी है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए। उनकी बात सुनकर सांझ ने एक राहत की सांस ली और चेयर पर बैठ गई। उसे अपने हाथ पैर फूलते हुए महसूस हो रहे थे। सूर्या ने जल्दी से आकर उसे संभाला। सांझ सूर्या की तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में इश्क अग्नि से इतना प्यार करती है? सांझ का सवाल सुनकर सूर्या के दिमाग में इश्क की बातें चल रही थी। जब उसे इश्क की बीमारी के बारे में पता चला था तो उसने उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन इश्क की जिद के आगे वो हार गया था। जिसने अग्नि को हरा दिया, वो इश्क कितनी जिद्दी होगी ये तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर के जाने के बाद अग्नि इश्क के पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में थामकर उसके बिल्कुल करीब होकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आंखें एक पल के लिए भी झपक नहीं रही थी। लगातार आंखों के सामने कुछ ना कुछ चल रहा था। कभी इश्क का खाई से कूद जाना, कभी उस दिन गाड़ी से एक्सीडेंट होना, कभी आज ट्रक से हुआ एक्सीडेंट। आज के एक्सीडेंट के बारे में सोचते हुए वो इश्क की तरफ देखते हुए बोला, आज जिसने भी तुम्हारा एक्सीडेंट किया है ना, तुम्हारी कसम, अगर उसे एक मौत में 1000 मौतों का दर्द नहीं दिया ना, तो मैं भी तुम्हारा मिस्टर नहीं। बोलते हुए उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। आगे जारी है। च 159 बीस्ट अग्नि सिटी हॉस्पिटल। रात के करीबन 2 बजे। अग्नि इश्क के बेड के बिल्कुल पास स्टूल पर बैठा था।
उसके हाथ में अभी भी इश्क का हाथ था और वो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाहर सांझ, सूर्या, प्रणय और अन्य मौजूद थे। इतिश्री और निया भी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल आए थे। जिस दिन उन्हें पता चला था कि इश्क वापस आ चुकी है, उस दिन से ही उनके होश उड़े हुए थे और आज इश्क को अपने सामने देखकर तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई सदमा लगा हो। सामने से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो इश्क के मरने की दुआएं कर रही थी, ताकि अग्नि और सूर्या कभी एक ना हो सके और ना ही अग्नि राठौड़ मेंशन कभी वापस आए। कुछ देर हॉस्पिटल में बिताने के बाद वो वहां से वापस जा चुकी थी। अन्य वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन इतिश्री जबरदस्ती उसे वहां से ले गई। इश्क को देखते हुए अन्य के चेहरे पर मिक्सड एक्सप्रेशन थे। वही किसी ने भी इश्क को करीब से नहीं देखा था, क्योंकि अग्नि किसी को अंदर आने ही नहीं दे रहा था। सिर्फ डॉक्टर और हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ ही आईसीयू के अंदर आ जा रहा था। अग्नि इश्क का हाथ अपने हाथ में लिए हुए इश्क की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, अब तो होश में आ जाओ ना एंग्री बर्ड। अब तुम कब होश में आओगी और कब मुझसे बात करोगी? जब तुम इतनी ज्यादा बातें करती थी तो मैं तुम्हें चुप करवाने की कोशिश करता था। तुम्हारी बातें मुझे बकवास लगती थी और अब जब तुम बोल नहीं रही हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पूरी दुनिया ही सुनी हो गई हो। मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है, वो आवाज जिसमें मुझे मेरे लिए इश्क महसूस हो। बोलकर उसने इश्क का हाथ बड़े ही प्यार से चूम लिया। उसने अपना सर इश्क के हाथ पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वो नींद में जा रहा था, लेकिन तभी बाहर से उसे जोरों से आवाज सुनाई देने लगी। इश्क को डिस्टर्बेंस ना हो, ये सोचकर ही उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने इश्क का हाथ बेड पर बड़े ही आराम से रखा और बाहर आया, जहां पर प्रणय सूर्या से बहस कर रहा था। प्रणय सूर्या की तरफ देखते हुए बोला, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया मिस्टर राठौर। अब तक मैं चुप था क्योंकि मुझे इश्की के होश में आने का इंतजार था, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा और इंतजार नहीं कर सकता। अब इश्की जल्द ही होश में आ जाएगी, लेकिन आप अग्नि को आईसीयू से बाहर बुलाए। माँ, छोटे मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। उसकी वजह से आज इश्की की ये हालत है और अब मैं उसे इश्की के आसपास नहीं रहने दे सकता हूँ। सूर्या उसे समझाते हुए बोला, प्लीज काम डाउन, प्लीज थोड़ी देर इंतजार करो। सूर्या बोल ही रहा था कि आईसीयू का दरवाजा खुलने की आवाज आए और अग्नि, जिसने प्रणय की बातें अंदर ही सुन ली था, बड़ी वो बाहर आकर घूरते हुए प्रणय को देखने लगा। प्रणय ने उसे देखा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मुझे ऐसे देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारी इन आंखों से मैं डर नहीं जाऊंगा। डरना तो अब तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो इश्की के साथ किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा। तुम्हारी वजह से इश्की आज इस हालत में है। जरूर तुमने ही उसका एक्सीडेंट। अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि सूर्य और प्रणय के बीच आकर खड़ा हुआ और प्रणय को और भी ज्यादा जलती हुई नजरों से देखने लगा। प्रणय गुस्से से बोला, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी इन गुस्से भरी नजरों से नहीं डरता। अब तुम वापस आईसीयू में नहीं जाओगे जब तक इश्की को। अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। प्रणय उसका हाथ दूर झटक कर बोला, मुझे हाथ मत लगाओ। तुम्हारे ये हाथ मेरी इश्की के खून से रंगे हैं। जैसे ही उसने मेरी इश्की कहा, अग्नि ने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ दिया। प्रणय की दर्द से चीख निकल गई। अगले ही पल उसने भी अपना हाथ अग्नि पर उठाना चाहा, लेकिन अग्नि ने उसका हाथ पकड़ा और दूर झटक दिया। सूर्या प्रणय की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज प्रणय, समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ना, तुम कुछ देर इंतजार कर लो, उसके बाद सारी बातें। सूर्या की बात पूरी होती उससे पहले ही अग्नि ने उसे हाथ दिखाकर रोका और बोला, आपसे बात नहीं कर रहा प्रणय, मुझसे बात कर रहा है। आपके बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे हेल्प नहीं मांगी जो आप अपना मुंह चला रहे हैं। सांझ अग्नि के पास आए और बोली, देखो मैं मानती हूं तुम परेशान हो, लेकिन बात समझने की कोशिश करो। हर बात का हल गुस्सा नहीं होता। अंदर इश्क की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। तुम प्लीज अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। अग्नि ने चेहरा घुमाकर सांझ की तरफ देखा और बोला, मुझे सलाह देने से पहले आप थोड़ा अपने मिस्टर राठौड़ को कंट्रोल में रखिए मिसेज राठौड़। प्रणय अग्नि की बातें सुनकर हंसा और बोला, मैंने तुम जैसा बदतमीज इंसान नहीं देखा अग्नि सिंह राठौड़, जिसे अपने ही माँ बाप से बात करने की तमीज नहीं है। अब मुझे कोई शक नहीं हो रहा इस बात पर कि जरूर इश्की के साथ तुमने ही कुछ किया है। अग्नि हल्का सा व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, एक ही बात बार बार नहीं बोलना। पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि जिसे तुम इश्की बुला रहे हो वो इश्की नहीं, इश्क है। अगर स्पेलिंग नहीं आते तो अग्नि सिंह राठौड़ तुम्हारी एक क्लास अच्छे से ले सकता है, और दूसरी बात, वो मेरी बीवी है, मेरी इश्क है। उसे बार बार अपना कहना बंद करो।
अब तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था। इतने वक्त तक तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर थी और तुमने उसका ख्याल रखा होगा। इस बात का एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता, पर अब अगर तुमने मेरी इश्क के लिए एक शब्द भी अपने मुंह से ऐसा निकाला जो मुझे पसंद नहीं आया, तो तुम्हारी जान बख्शने का एहसान मैं तुम पर नहीं करूंगा। चुपचाप यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी इश्क, मेरी एंग्री बर्ड डिस्टर्ब हो रही है, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। प्रणय दांत पीसते हुए बोला, स्टॉप कॉलिंग हर एंग्री बर्ड और मेरी इश्क। कोई रिश्ता नहीं है उसका तुम्हारे साथ। उसने कभी तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया। उसकी बात सुनकर अग्नि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी तैर गई। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पता है उसकी याददाश्त चली गई थी जब वो तुम्हारे साथ रह रही था। बड़ी, अभी भी मुझे नहीं पता उससे मैं याद होऊंगा या नहीं, लेकिन इतना बता दूं तुम्हें कि इश्क अपने अग्नि को कभी भूल नहीं सकती। उसकी जुबान पर तो छोड़ो, उसकी सांसों पर भी मेरा नाम है, और जिस दिन इश्क को सब याद आएगा ना, तो वो तुम्हें खुद बताएगी कि वो मुझसे कितना इश्क करती है। प्रणय उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो तुम जैसे इंसान से प्यार करेगी? तुम जैसे इंसान से वो सिर्फ नफरत कर सकती है। जो इंसान इतना घटिया और इतना बदतमीज और कैरेक्टरलेस हो ना, उससे इश्क की कभी प्यार कर ही नहीं सकती। अगर उसे सब कुछ याद भी आ गया ना, तो आई एम डैम श्योर वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत करेगी। इश्क कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। बेशक से तुम होगे अग्नि सिंह राठौर, लेकिन तुम इश्की के साथ ना जबरदस्ती कर सकते हो, और ना ही अब मैं इश्की को तुम्हारे पास रहने दूंगा। इश्की मेरे साथ रहेगी, बहुत जल्दी मैं उससे शादी। जैसे ही प्रणय ने शादी का नाम लिया, अग्नि का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसके हाथ पैर जड़ हो गए और उसने प्रणय का गला पकड़ लिया। प्रणय की आंखें बड़ी हो गई। सूर्या ने जल्दी से अग्नि के हाथों को प्रणय से हटाना चाहा, लेकिन अग्नि ने अपने कंधे से सूर्या को हटाते हुए उसे धक्का दिया और प्रणय की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इश्क के बारे में ये बोलने की? मेरी इश्क के साथ शादी करोगे? मेरी इश्क के साथ? बोलते हुए अग्नि प्रणय को धकेलते हुए दीवार की तरफ लेकर गया और उसके चेहरे पर जोरदार पंच जड़ने लगा। एक के बाद एक वो लगातार प्रणय को मारे जा रहा था। प्रणय ने उसे खुद से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अग्नि को खुद से दूर करना फिलहाल प्रणय के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। अग्नि इस वक्त पूरा बीस्ट अवतार में आ चुका था। एक के बाद एक वो लगातार प्रणय को मारे जा रहा था। प्रणय के होठों से खून बहने लगा था। सूर्या जल्दी से दोबारा अग्नि की तरफ आया और गुस्से से बोला, छोड़ो उसे। जान लोगे क्या उसकी? अग्नि गुस्से से कांपते हुए बोला, हाँ ले लूंगा जान मैं। अगर कोई मेरी इश्क के बारे में इस तरह की बात करेगा तो उसकी जान ले लूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इश्क के साथ शादी के ख्वाब देखने की? इसकी आंखें ना नोच लूंगा मैं। बोलते हुए उसने प्रणय के चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन सूर्या ने जल्दी से उसे धक्का दिया और बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम होश में हो? तुम क्या बोल रहे हो? और तुम कौन होते हो इश्क पर अपना हक जताने वाले? इश्क बीवी नहीं है तुम्हारी, डिवोर्स हो चुका है तुम्हारा। जानते हो ना तुम ये बात? इश्क ने खुद तुम्हारे साथ डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है। अग्नि गुस्से से चिल्लाया, जुबान संभाल कर मिस्टर राठौर। सूर्या भी गुस्से से बोला, क्यों सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या करोगे तुम? मुझे मारोगे? मारो, मैं भी देखता हूं तुम कैसे मेरी जान लेते हो, लेकिन मेरी जान लेने से भी तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि इश्क अभी भी तुमसे प्यार करती होगी? बिल्कुल भी नहीं। जो तुमने उसके साथ किया था ना, उसके बाद वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, आप अपने मिस्टर राठौड़ को चुप करवा रही है या नहीं? फिर मुझे मत शिकायत कीजिएगा, क्योंकि इनकी बकवास मैं नहीं सुन सकता, और जिसकी बकवास मैं सुन नहीं सकता ना, उसके मुंह में जुबा न मैं रहने नहीं देता। सूर्या उसकी बात सुनकर नाराजगी से बोला, यही तो बात है तुम्हारी। अगर तुम्हें किसी की बात नहीं पसंद तो तुम उसे बोलने का मौका तक नहीं देते। तुम्हें इश्क के साथ रहना नहीं था, तो तुमने तो उससे उसका जीना ही छीन लिया। आज इश्क की जो हालात है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। एक बार पहले भी इश्क इसी हालत में थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। उसका ब्रेन ट्यूमर लास्ट स्टेज पर था, लेकिन मुझे पता है उस वक्त उसकी क्या हालत थी और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया गया। जब उसे होश आया तो उसे याद भी नहीं था कि मैं कौन हूं, और तुम्हें पता है उसकी याददाश्त जाते देख मैं दुखी नहीं था, मैं खुश था कि कम से कम उसके दिमाग से तुम तो निकल गए, वरना अगर तुम उसकी यादों में भी होते ना, तो वो एक बार फिर से मर जाती। अग्नि गुस्से से कांपते हुए सूर्या की तरफ बढ़ा और उसे गिरेबान से पकड़ लिया।
हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वहीं पर मौजूद था और अग्नि को गुस्से में पागल होते हुए देख रहा था। सूर्या को गिरेबान से पकड़ने के बाद अग्नि ने अपना पंच बनाया और उसके चेहरे पर जड़ने को हुआ, लेकिन उसका हाथ बस काम कर रह गया। वहीं सूर्य भी अपनी गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था। सांझ उन दोनों के बीच खड़ी थी और अग्नि की नजर सांझ पर थी। तभी डॉक्टर वहां पर आए और बोले पेशेंट को होश आ चुका है और वो किसी प्रणय से मिलना चाहती है। जैसे ही अग्नि ने सुना कि इश्क को होश आ चुका है, उसके हाथ सूर्या पर से हट चुके थे और उसका कदम आगे की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर की बात पूरी हुई कि इश्क प्रणय से मिलना चाहती है, उसे लगा जैसे किसी ने उसे जीने का हक ही छीन लिया हो। प्रणय तुरंत आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अग्नि ने उसके सामने अपना हाथ कर दिया और बोला, कोशिश भी मत करना मेरी इश्क के पास जाने की, तुम अंदर नहीं जाओगे। प्रणय एटीट्यूड से बोला, अगर इश्की मुझे नहीं भी बुलाती ना तो भी मैं उसके पास जाता, लेकिन यहाँ तो उसने मुझे बुलाया है, तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। अग्नि ने बेहद सख्त एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा और अगले ही पल उसने पारस की तरफ इशारा किया, तो पारस ने तुरंत अपनी टीम को इशारा किया, जिसके बाद सब ने प्रणय को घेर लिया। प्रणय की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोला, तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जबरदस्ती इश्की को हासिल कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अग्नि गुरूर भरी एक्सप्रेशन के साथ बोला, इश्क के लिए तो अग्नि कुछ भी कर सकता है। अभी तो मेरे गार्ड सिर्फ तुम्हें रोक रहे हैं। अगर तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जान लेने से भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोलकर तुरंत अग्नि आईसीयू की तरफ बढ़ गया। सांझ उसे रोकने की कोशिश करने लगी। उसे डर था कि कहीं अग्नि को अपने सामने देखकर इश्क को कोई तकलीफ ना हो जाए, लेकिन वो उसे रोकती उससे पहले ही अग्नि आईसीयू के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसकी नजर बेड पर गई तो सामने बेड पर लेटी हुई इश्क की आंखें बंद थी। वो बड़ी तेजी से आईसीयू के अंदर आया था, लेकिन अब इश्क का बड़ी ही तरफ देखते हुए उसके कदम धीमे हो चुके थे। वहीं बेड पर लेटी हुई इश्क बेचैन होने लगी थी। वो महसूस कर सकती थी कि आईसीयू के अंदर प्रणय नहीं अग्नि आया है। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अग्नि धीमे धीमे कदमों से उसके पास आया और उसके हाथ को छूने लगा, लेकिन इश्क ने अपना हाथ पीछे कर लिया। अग्नि उसके चेहरे पर अब ना हाथ रखने लगा, लेकिन इश्क ने अपना चेहरा भी घूम लिया और दर्द से उसकी आह निकल गई। अग्नि की आंखें बेहद लाल हो गई। इतना ही काफी था ये जानने के लिए कि बिना आंखें खोले ही इश्क उसकी मौजूदगी भी महसूस कर चुकी है और उसकी छुअन भी। वो कांपती हुई आवाज में बोला, एंग्री बर्ड। इश्क के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और उसकी सांसें तेज होने लगी। अग्नि ने अब जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और बोला, आराम से एंग्री बर्ड, मैं यहीं पर हूं तो तुम प्लीज आराम से सांस लो। तुम ठीक हो ना? बोलते हुए उसकी आवाज में इश्क के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। इश्क ने अपना कांपता हुआ हाथ एक बार फिर से पीछे खींचा और अपने ऑक्सीजन मास्क के पास लेकर आए। अग्नि ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ना चाहा। वो डॉक्टर के पास जाने ही लगा था कि इश्क ऑक्सीजन मास्क हटाकर बोली, प्रणय। अग्नि घबराते हुए बोला, मैं हूं ना एंग्री बर्ड तुम्हारे पास। मैं हूं, देखो तुम्हारा मिस्टर फायर तुम्हारे पास है। इश्क ने एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, प्रणय। बोलते हुए उसकी आवाज अब थोड़ी ऊंची हो चुकी थी। डॉक्टर दरवाजा खोलकर अंदर आए और इश्क को देखते हुए जल्दी से आकर उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोले, आप क्या कर रहे हैं मिस्टर राठौर? अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी वाइफ की कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। अगर वो आपसे नहीं प्रणय से मिलना चाहती है तो प्लीज आप प्रणय को अंदर बुलाए। अग्नि गुस्से से बोला, और कोई अंदर नहीं आएगा। एंग्री बर्ड सिर्फ मेरी है तो उसके पास सिर्फ मैं रहूंगा और कोई उसके पास नहीं आ सकता। डॉक्टर परेशान होते हुए बोला, प्लीज मिस्टर राठौर, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस तरह से जबरदस्ती करेंगे तो आपकी वाइफ को कुछ भी हो सकता है। आपको मिस्टर प्रणय को ही अंदर बुलाना होगा। आपकी वाइफ उनसे ही मिलना चाहती है। प्लीज आप बाहर चले जाइए। डॉक्टर की बात सुनते हुए अग्नि एकटक इश्क को देख रहा था, जिसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा रखा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आगे जारी है। 160 जिद्दी मैं भी बहुत हूं। अग्नि इश्क को देख रहा था जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसने अपना चेहरा घुमा रखा था, लेकिन उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो अग्नि को महसूस हो रहे थे। डॉक्टर एक बार फिर से बोले, प्लीज मिस्टर राठौर, आप प्रणय को बुला दीजिए। आपकी वाइफ उनसे ही मिलना चाहती है। आप बाहर इंतजार कर लीजिए। अगर पेशेंट आपको बुलाएगी तो हम आपको बता देंगे।
अग्नि डॉक्टर की बात सुनकर अपनी गहरी नजरों से डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर का गला एक बार फिर से सूखने लगा। आज उनके हॉस्पिटल में कोई अपना ट्रीटमेंट करवाने नहीं बल्कि कोई पूरी तरह से उनकी जान लेने आया हुआ था और वो सिवाय डरने के और कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस बार डॉक्टर कुछ कहता उससे पहले ही अग्नि बोला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और यहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं आएगा। डॉक्टर हैरानी से बोले, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर राठौर? पेशेंट की लाइफ खतरे में जा सकती है। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो खतरा मेरी इश्क की जिंदगी पर था वो खतरा चला गया। मेरी इश्क बिल्कुल ठीक है और अब मैं उससे कुछ होने भी नहीं दूंगा। आप बस इनका ट्रीटमेंट कीजिए। यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं, ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और अगर फिर भी सोचने का दिल करे तो गोली आपके दिमाग से आर पार होगी। अग्नि की सरेआम धमकी सुनकर डॉक्टर सहम गए। वो अपना सिर निराशा में हिलाते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अग्नि उस तरफ आया जहां पर इश्क का चेहरा था और उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। जैसे ही अग्नि उसे तरफ आया, इश्क ने एक बार फिर से अपना चेहरा घूम लिया। अग्नि गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम हारी याददाश्त वापस आ चुकी है ना एंग्री बर्ड? जैसे ही अग्नि ने कहा, इश्क कांपने लगी। उसका सिर जोरों से दर्द कर रहा था और शरीर में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए वो यहां से उठकर कहीं नहीं जा सकती थी, सिवाय बस अग्नि से अपनी नजरें चुराने के। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अग्नि एक बार फिर से घूमा और दोबारा उस तरफ आ गया जहां अब इश्क ने अपना चेहरा किया था। एक बार फिर से इश्क अपना चेहरा घुमाने लगी, लेकिन अग्नि ने तेज कदमों के साथ उसके करीब आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को भी हिलने से रोक दिया। इश्क दबी हुई आवाज में बोली, मैं आपको नहीं जानती, प्लीज प्रणय को बुला दीजिए। अग्नि बेहद गहरी आवाज में बोला, अगर तुम मुझे नहीं जानती ना एंग्री बर्ड, तुम इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं जानती। बोलते हुए अग्नि इश्क के चेहरे पर झुकने लगा। इश्क की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी, जो वेंटिलेटर पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अग्नि नहीं रुका। वो इश्क के चेहरे के बिल्कुल करीब होकर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर उसके होठों पर अपनी गर्म सांस छोड़ते बोला, मुझ पर से अपनी नजरें नहीं हटाती थी तुम, अब मुझे देखना भी नहीं चाहती। उद्धरण चिन्ह। इश्क अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ धीमे से बोली, मैं आपको नहीं जानती, मैंने कभी आपको नहीं देखा, यहां से चले जाए। अग्नि भी धीमे से बोला, अगर तुम मुझे नहीं जानती होती ना एंग्री बर्ड, और तुमने मुझे कभी नहीं देखा, तो तुम मुझे उन नजरों से देखती जिससे हम किसी भी अनजाने शख्स को देखते हैं, लेकिन तुम्हारी ये नजर तो मुझे बता रही है कि इन नजरों को मुझसे 1000 शिकायतें हैं, पर मैं हर शिकायत दूर करने को तैयार हूं एंग्री बर्ड। तुम कहती थी ना इस इश्क को बेइंतहा इश्क है अपने मिस्टिफायर से, एक बार फिर से वो कहो ना, मैं सुनने के लिए तड़प रहा हूं। उसकी बात सुनते हुए इश्क की सांसें गहरी हो गई। उसके वो कांपते हुए होंठ बिल्कुल अग्नि के होठों के करीब थे। उनके होंठ एक दूसरे के होठों को छू रहे थे। अग्नि की तड़प उसकी आवाज में साफ दिखाई दे रही थी, तो इश्क की बेचैनी उसके उन कांपते हुए होठों में और उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं में दिखाई दे रही थी। वो एक बार फिर से बोली, जब मैं आपको जानती नहीं तो मैं आपसे क्या कहूं? प्लीज आप यहां से चले जाइए, मैं सिर्फ प्रणय को जानती हूं। उसके मुंह से बार बार प्रणय का नाम सुनकर अग्नि को गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा था। पर अब उसकी वो हद टूटती जा रही थी। वो थोड़ी सर्द आवाज में बोला, तुम बार बार उसका नाम ले रही हो, जबकि तुम जानती हो ये बात मुझे हट कर रही है, फिर भी तुम नहीं रुक रही। इश्क अटक अटक कर बोली, मुझे नहीं पता आपको कौन सी बात कर रहे हैं और मुझे जानना भी नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप ना सुनिए। जब मैं आपको जानती ही नहीं तो मुझे क्या पता होगा आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं। मुझे सिर्फ प्रणय। लेकिन उसके होठों से प्रणय का नाम भी पूरा होता उससे पहले ही अग्नि ने उसके चेहरे को अच्छे से अपने हाथों में थामकर उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया और उसे चूमने लगा। इश्क की आंखों से गरम गरम आंसू तेजी से बहने लगे। उसके हाथ एकदम से ढीले पड़ चुके थे। वो अपने हाथों को उठाकर अग्नि को रोक भी नहीं पा रही थी। अग्नि उसके होठों पर लगातार चूमे जा रहा था। उसके वो सूखे हुए होंठों को चूमते हुए वो जानता था कि इश्क को दर्द हो रहा होगा, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। गुस्सा था, तड़प थी, खुशी थी या दर्द, सब उसके होठों के जरिए उसके दिल में घुल रहा था। आज तक जब भी अग्नि ने इश्क को किस किया था तो हमेशा कुछ देर बाद इश्क रिस्पांस देने लगती थी, लेकिन आज अग्नि लगातार उसे किस कर रहा था, लेकिन इश्क की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। वो अपने होठों को खोल तक नहीं रही थी और ये बात अग्नि को बुरी लग रही थी, पर फिर भी उसने खुद को नहीं रोका। करीबन 5 मिनट वो यूं ही लगातार इश्क को किस करता रहा।
आखिर जब उसने इश्क के होठों को छोड़ा तो बिना उससे दूर हुए ही बोला, आई एम सॉरी एंग्री बर्ड। आई नो मैं जितनी भी तुमसे माफी मांग लूं कम होगी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। प्लीज अब मुझे खुद से दूर ना करो। इश्क ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसकी बात सुनते रही। अग्नि ने अब उसका हाथ थामा और उसके हाथ को चूम कर धीमे से बोला, मैं कितना पागल हो गया हूं ना। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और मैं अभी तुम्हें परेशान कर रहा हूं, फिर एंग्री बर्ड तुम्हें तो अब मैं यूं ही परेशान करूंगा। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद आधा एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखें इश्क के चेहरे पर टिकी हुई थी। इश्क ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अग्नि भी उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में जा चुकी थी। पूरी रात बीत चुकी थी, सुबह होने को थी। अग्नि ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की थी, लेकिन अब उसे अपनी आंखें भरी होती हुई महसूस हो रही थी। इश्क के सोने के बाद अग्नि में भी अपना सर उसके हाथ पर रख दिया और कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। उसके सोने के बाद इश्क ने अपनी आंखें खोली, हालांकि अभी उसकी बॉडी बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखें लगातार बंद हो रही थी। इंजेक्शन की वजह से उसे नींद आ रही थी, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। बस उसने अग्नि को दिखाने के लिए अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसकी नजर अब अग्नि पर थी, जो उसके बेड पर सिर रखकर सोया हुआ था। उसे देखते हुए इश्क की आंखों में नमी आ गई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ अपने होठों पर रखा और जैसे ही उसने अपने होठों को छुआ, उसके होठों से एक दर्द भरी आह निकली और उसके आंखों से आंसुओं की बूंदें बह गई। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन जो वो करना चाहती थी उसके लिए उसे कुछ वक्त चाहिए था। अभी वो इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि उठकर यहां से जा सके या फिर अग्नि को कोई जवाब भी दे सके। फिलहाल उसे कुछ वक्त चाहिए था खुद को संभालने का। करीबन 3 घंटे बाद अग्नि ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने इश्क की तरफ देखा, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे सोते हुए देख हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी जगह से उठकर उसने इश्क के चेहरे पर झुककर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूमा और बोला, मैं अभी आया एंग्री बर्ड। बोलकर वो वहां से वॉशरूम की तरफ चल आ गया। जैसे ही वो वॉशरूम गया, एक नर्स अंदर आई। किसी को अंदर आते हुए महसूस कर इश्क ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उस नर्स की तरफ देखकर बोली, प्लीज बाहर से प्रणय को बुला दीजिए। वो नर्स डरते हुए बोली, सॉरी मैम, लेकिन आपके हस्बैंड के गार्ड्स बाहर खड़े हैं और वो किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे। बाहर शायद आपक बड़ी ही मॉम डैड भी हैं। वो नर्स गलती से सांझ और सूर्या को इश्क के मॉम डैड बता रही थी। वहीं मॉम डैड सुनकर ही इश्क समझ चुकी थी कि नर्स सांझ और सूर्या के बारे में बोल रही है। मतलब अग्नि सांझ और सूर्या को भी अंदर नहीं आने दे रहा था। इश्क ने अब कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अग्नि जब तक वॉशरूम से बाहर आया तब तक नर्स जा चुकी थी। वो नर्स जैसे ही बाहर निकली, सांझ ने उससे इश्क के बारे में पूछा तो नर्स ने अपनी और इश्क में हुई सारी बात बता दी। इश्क होश में है और जाग रही है, ये सुनकर अब सांझ खुद को रोक नहीं पाए। गॉड्स उसे रोकते उससे पहले ही इश्क से मिलने के लिए सांझ वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अग्नि जो अभी इश्क के करीब आया ही था, सांझ को देखकर बेहद कड़क आवाज में बोला, प्लीज बाहर जाइए यहां से। सांझ गुस्से से बोली, नहीं जाऊंगी मैं। तुम कौन होते हो मुझे यहां से बाहर भेजने वाले? भूलो मत, इश्क से मेरा भी कोई रिश्ता है। अग्नि गुस्से से बोला, मेरी इश्क से मेरे अलावा और किसी का कोई रिश्ता नहीं, आपसे भी नहीं। अब चुपचाप यहां से बाहर चले जाइए वरना। इश्क अग्नि की तरफ देख रही थी। जब वो चाहती थी कि अग्नि उसे प्यार करे, उस पर अपना हक जताए, तब अग्नि ने कभी उस पर इस तरह से हक नहीं जताया और आज वो उसे अपनी इश्क बता रहा था। सांझ अंदर आते हुए बोली, मैंने कहा ना, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी और तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हें जो करना है करो, बोलकर वो इश्क के करीब आ गई। इश्क एकटक सांझ की तरफ देखने लगी। 1 साल में ही सांझ का चेहरा काफी कमजोर हो चुका था। सांझ की आंखों में भी इश्क को देखते हुए आंसू आ गए। अग्नि ने गुस्से से कहां कांप रहा था। वो अपने कदम सांझ की तरफ बढ़ाता, उससे पहले ही इश्क ने अपना हाथ सांझ की तरफ बढ़ा दिया, तो सांझ ने जल्दी से उस का हाथ थाम लिया। इश्क की आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। सांझ उसके चेहरे पर झुकी और बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूमने लगी। इश्क रोते हुए बोली, मैं ठीक हूं मां, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सांझ एक बार फिर से प्यार से उसके चेहरे को चूमने लगी। अग्नि की गुस्से से मुठिया कस रही थी। इश्क ने एक बार भी उससे बात नहीं की।
उसे कुछ नहीं कहा और उसे पहचानने से भी इनकार कर रही थी। वही सांझ को उसने माँ भी कहा और उससे बात भी कर रही थी। ये बात अग्नि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से बोला, मैंने कहा ना मेरी इश्क के पास कोई नहीं आएगा, तो अब जाए यहाँ से। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? सांझ उसकी बात सुनकर गुस्से से कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही इश्क ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और बोली, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आराम कीजिए। अगर मुझे आपकी जरूरत हुई तो मैं आपको बुला लूंगी। सांझ ने हैरानी से इश्क की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर अब वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। एक नजर उसने अग्नि की तरफ देखा। उसका गुस्से में कांपता हुआ चेहरा देखकर उसका मन कर रहा था कि उसे बहुत कुछ सुनाए, लेकिन इश्क ने जिस तरह से उसका हाथ थामा हुआ था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे इश्क चाहती है कि वो यहाँ से चली जाए। अपने आंसू साफ करते हुए वो तुरंत वार्ड से चली गई। उसके जाने के बाद अग्नि इश्क के पास आया और गुस्से से बोला, तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया, लेकिन मिसेज राठौड़ को तो तुम एक पल में पहचान गई। क्यों कर रही हो एंग्री बर्ड मेरे साथ ऐसा? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे मेरी गलती रियलाइज हो गई है। अब प्रॉमिस भी कर रहा हूं कि आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा। तो प्लीज ऐसे मुझे बेरुखी मत दिखाओ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। इश्क में उसकी बातें सुनी, लेकिन बिना जवाब दिए उसने एक गहरी सांस ली और वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। अग्नि उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसका मन कर रहा था कि इश्क से जवाब ले, लेकिन उसकी तबीयत को देखते हुए उसने उसे परेशान नहीं किया। बस चुपचाप उसके सामने आकर बैठ गया। वो मन ही मन बोला, अगर तुम जिद्दी हो ना एंग्री बर्ड, तो जिद्दी मैं भी बहुत हूं। मैं भी देखता हूं तुम कब तक मुझसे बात नहीं करती। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे करना क्या है। उद्धरण चिन्ह। 5 दिन बाद इश्क आराम से बेड पर सोई हुई थी। पिछले 3 दिनों से अग्नि 5 मिनट के लिए भी इस रूम से बाहर नहीं निकला था। वो बस इश्क के पास ही बैठा रहा। उसने इन दिनों ढंग से खाना भी नहीं खाया था। इश्क अग्नि से बात तक नहीं कर रही थी। वो बस सारा दिन अपनी आंखें बंद किए बेड पर लेटी रहती। वही अग्नि भी पूरा जिद्दी था। वो बाहर से किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहा था। उसके गार्ड्स ने हॉस्पिटल को पूरी तरह से घेर रखा था। अनिकेत राजपूत भी हॉस्पिटल आए, लेकिन अग्नि को देखते हुए सूर्या ने उनसे रिक्वेस्ट की कि सिर्फ कुछ दिन इंतजार कर ले ताकि इश्क ठीक हो जाए और उसके बाद ही वो इश्क से मिले, ताकि इश्क की हेल्थ पर इफेक्ट ना पड़े। अनिकेत जी के लिए भी इश्क की हेल्थ ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए उन्होंने फिलहाल इश्क से ना मिलना ही बेहतर समझा। इश्क के लिए जो खाना आता, जब इश्क का पेट भर जाता तो जब खाना बच जाता, वही खाना अग्नि खा लेता, इसलिए अब इश्क ने अपना खाना पूरा खाना शुरू कर दिया था। वो एक भी चम्मच अपनी प्लेट में नहीं छोड़ती। उसकी ये हरकत अग्नि अच्छी तरह से समझ रहा था। वो उसे ऊपर बिठाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता, तो इश्क कोई जवाब नहीं देती। ना ही उसे दूर करने की कोशिश करती और ना ही उससे कुछ बोलती। नस जाकर उसकी ड्रेसिंग कर जाती, तो इश्क उन्हीं की हेल्प से वॉशरूम चली जाती। अग्नि उसके पास आता, लेकिन इश्क ऐसे रिएक्ट करती जैसे उसका होना ना होना उसके लिए एक बराबर है। उसके लिए हरकतें देखकर अब अग्नि अपना कंट्रोल खो रहा था। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।